तो हमने कल ये क्वेश्चन लिए थे बच्चों, है ना, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, क्या कर लोगे? पहले एम मास आर रेडियस का पूरा स्फीयर था, उसमें से r/2 का स्फीयर कट कर दिया। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब स्फीयर में से स्फीयर कट करते हैं, जैसे r रेडियस के स्फीयर में से r/2 का कट करते हैं, तो ध्यान में 1/8 वॉल्यूम ले जाता है वो अपने साथ। बेटा एक टिप्स पे रखो, क्योंकि ये 10-12 जगह काम आएगा। सेंटर ऑफ मास निकालोगे तब भी पूछेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ऐसे पोर्शन कट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं बोल दूं स्फीयर में से स्फीयर कट करते हैं, आर रेडियस के स्फीयर में से r/2 आधी रेडियस का स्फीयर कट करते हैं, तो 1/8 वॉल्यूम ले जाता है अपने साथ, क्योंकि आधे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। और मैं बोल दूं r³ में r/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 वॉल्यूम ले जाएगा। तो ध्यान रखो। अच्छा डिस्क में से डिस्क कट करते हैं, अगर r रेडियस की डिस्क में से r/2 की रेडियस की डिस्क कट करते हैं, तो वो अपने साथ 1/4 एरिया ले जाती है। और अगर थिकनेस सेम लूं तो 1/4 वॉल्यूम। समझ गए? पाई r स्क्वायर होता है ना एरिया, तो बोल दो अगर r रेडियस की डिस्क में से r/2 की कट करोगे तो 1/4 एरिया ले जाएगी। ओके, हेलो, तो मैं बोल दूं आपने r/2 कट कर दिया, तो मैं बोल दूं ये जो कटा हुआ पोर्शन है जो कट चुका है वो अपने साथ m/8 वॉल्यूम ले गया। क्यों? क्योंकि 1/8 वॉल्यूम ले गया, तो मैं बोल दूं m/8 मास ले गया, सॉरी। तो बोल दूं अगर 1/8वां भाग आयतन का ले गया तो मास भी अपने साथ 1/8 ले गया। क्यों? क्योंकि डेंसिटी सेम है पूरे मटेरियल की, पूरा मटेरियल एक जैसा था। तो बोल दूं यहाँ पे बचा 7m/8। बोलो, तो ये बचा हुआ मास और ये कटा हुआ मास, जो मास चला गया और जो मास बचा है, तो मैं बोल दूं कटे हुए पोर्शन को नाम 1 दे रहा हूं, बचे हुए पोर्शन को 2, और पूरा मिला के टोटल स्फीयर हो जाएगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कटा हुआ बचा हुआ? क्योंकि बेटा तेरे को स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास का ही फोर्स निकालना आता है। यहाँ पे याद है m0 रखा था, तो मैं भी इस m0 पे मैं सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास की वजह से फोर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो सब उन सब के लिए ये फोर्स लग जाएगा। सारे मास को सेंटर पे बांध दो, तो मुझे स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास अच्छे लगते हैं। और मैं बोलूँ ये बचा हुआ पोर्शन तो बड़ा अजीब है, देखो इसमें तो कोई सिमेट्री नहीं है, बड़ा अजीब सा पोर्शन है। तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं है, बचा हुआ पोर्शन ये वाला, ये डार्क वाला। तो बोल तू बचा हुआ पोर्शन तो मेरे को बहुत परेशान करेगा, तो बोल तू ये पोर्शन 2 मुझे पसंद नहीं है जो बचा हुआ है। हाँ पूरा था जब मुझे बहुत अच्छा लगता था, पूरा स्फीयर बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से तो निकाल लूंगा। तो बोल तू पूरे स्फीयर की वजह से फोर्स 8b नेट, पूरे की वजह से नेट बराबर में बोल दू बचा हुआ ये कटे हुए पोर्शन प्लस बचे हुए पोर्शन का टोटल। यार जो कट के चला गया, सुनो 1 वाला पोर्शन जो कट के चला गया उसको वापस यहाँ रख दो, तो इधर ही तो खींचेगा। बचे हुए कटे हुए पोर्शन को वापस लाके अंदर रख दे, कटी हुई बॉल को वापस लाके रख दे, तो मैं बोल दूं अंदर खींचेगी। और मैं बोल दूं इसका मतलब बची हुई बॉल भी सिमेट्री से अंदर ही खींचेगी। तुम तो देख लो, ये जो बचा हुआ मास है मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन सिमेट्री से खींचेगा इधर की तरफ। ये वाला मास दोनों इधर खींचेंगे, ये यूं खींचेगा, ये यूं खींचेगा, तो नेट फोर्स इधर ही आएगा। तो बोल दूं कटा हुआ का फोर्स भी इधर होगा, बचे हुए का फोर्स भी इधर होगा, और दोनों मिला के इतना होगा पूरे के कारण जो है। तो मैं बोल दूं नेट मुझे पता है कितना होगा, बताओ पूरे वापिस यहाँ रख दो तो पूरे का फोर्स कितना होगा यहाँ पे। तो बोल दूं वो होगा Gm/m0/2r का स्क्वायर। अरे बोलो कटे हुए प्लस बचे हुए का मिला के इतना फोर्स लगेगा, क्योंकि पूरे स्फीयर की वजह से मुझे पता है फोर्स कितना लगता है, Gmm/r²। याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग जाता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल का सारा मास सेंटर पर रख दो। कितने लोगों को समझ में आ गया? हेलो यस सर। क्या मैं बोल दूं कटा हुआ प्लस बचा हुआ दोनों मिला दूं, पूरा स्फीयर बना दूं, तो उसकी वजह से फोर्स Gmm/ दोनों के बीच के सेपरेशन सेंटर पे सारा मास रख के कर सकते हैं। यस सर, तो पूरे का पता है। ओके सर, और वो आएगा इधर ही सेंटर की तरफ, पूरे का भी सेंटर की तरफ आएगा इधर। और मैं बोल दूं इन दोनों में से किसका निकालना पसंद करोगे? पूरे का इन दोनों का टोटल है, बता इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है तेरे को, बचा हुआ या कटा हुआ? बचा हुआ मास अच्छा लग रहा है, कटा हुआ? कटा हुआ, क्योंकि जो कट के गया है वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। r/2 का स्फीयर काट के ले गए हो तुम, तो बोल दूं मैं इसका निकाल लूंगा, तो बोल दूं कटे हुए का यानी कि F1, तो बोल दूं F1 अगर मैं वापस रख दूं तो वो भी इधर ही खींचेगा। तो F1 बताओ कितना लिखूं? तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में Gm लिख देते, गलत है, Gm डैश, क्योंकि उसका मास अलग होगा। कटे हुए पोर्शन का मास वो थोड़ी जो पूरे स्फीयर का m था, नहीं, इसका मास तो 180 है, बाद में रखूंगा। तो Gmm0 अपॉन दिस डिस्टेंस। बताओ इसके सेंटर पे सारा मास रख दूंगा, कटे हुए पोर्शन का सारा मास सेंटर पे रख सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो बोल दो r/2 कम कर लो 2r में से, तो 2r - r/2, और 2r - r/2 कितना हो जाएगा बच्चों? तो बोल दो आ जाएगा
3r/2, तो 3r/2 का स्क्वायर प्लस F2 बोलो, और ये भी इधर होगा। तो बोल दो दोनों इधर, ये भी इधर माइनस आई कैप लिख दो। चलो इसको माइनस आई कैप लिख दो, इसको भी माइनस आई कैप लिख दो, प्लस F2 बोलो। अरे इस वाली डायरेक्शन में माइनस आई है, तो बोल दो F2 पता पड़ जाएगा। तो बोल दो इस टोटल में इतना कंट्रीब्यूशन इसका है, तो बोल दो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन इसका होगा। तो बोल दो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा हुआ बिल्कुल सही है सर। तो बोल दो यहां पर आ जाएगा जो GM/m0/4r², ये है टोटल पीछे की तरफ, इसमें से इसको इधर लाओ, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस। सही बात है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं या सीधा बोल दूं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलूं तो सीधा बोल दूं दोनों मिला के F1 F2 मिला के इतना होंगे, F1 F2 मिला के इतना होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में बोल रहा हूं, F1 और F2 मिला के F नेट होंगे। चलो आज न्यूमेरिकल वैल्यू में बोल देता हूं, बोल दूं दोनों मिला के इतना होंगे, दोनों की वैल्यू मिला के, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है सबकी इधर है, तो बोल दूं दोनों मिला के इतना होंगे। तो मैं बोलता हूं दोनों मिला के इतना होगा, उसमें से ये इतना है तो इसको घटा दो, तो आ जाओ माइनस। अब यहाँ m डैश की वैल्यू रख रहा हूं, GM/8 m0/9r²/4, तो 4 ऊपर लेके इज इक्वल टू F2। बोलो टोटल में से कटे हुए पोर्शन को उड़ा दो तो बचे हुए का आ जाएगा। यस सर। तो बोल दूं ये आ जाएगा 8 से कट के 2 नीचे 18, तो बोल दूं GM/m0/r² कॉमन 1/4 माइनस 1/18, जो भी आएगा सोल्व कर लेना। सर समझ में आ गया? बोलो। तो मैं बोल दूं टोटल पूरे स्फीयर का होगा कटे हुए पोर्शन का प्लस बचे हुए का, कटे हुए का और टोटल स्फीयर का निकालना आता है, बचे हुए का अपने आप निकल जाएगा, हिसाब किताब लगा के खत्म। यही तरीका है काम करने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ऐसे ही करते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे ही करते हैं। नॉन ज्योमेट्री का निकाल के दो का टोटल का एक कटे हुए प्लस बचे हुए का बराबर टोटल आ जाता है हमेशा। तो बोल दूं टोटल आ जाता है, कटे हुए का आ जाता है, तो बचे हुए का निकल जाता है, खत्म। यस सर। जो थोड़े भी समझदार है उनको समझ में आ गया। चलो आ जाओ अगला देखो बेटा, 3 स्ट्रेट टच में दिए थे, तो कर लोगे ना बच्चों? इसकी फोटो क्लिक करो, जल्दी करो बेटा, कैलकुलेशन देख लेना कोई मिस्टेक हो तो, ठीक है? फोटो क्लिक करो। हाँ अगला देखो, तो सर हम कर लेंगे। हाँ अगला बताओ वो वाला। तो मतलब तीनों टच में। अब सुनना बच्चों, एल मास आर रेडियस के 3 आइडेंटिकल स्फीयर दिए थे कल मैंने, और तीनों को टच में रख दिया था और पूछा था 3 गोले एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के, तीनों को टच में रख के पूछा था बताओ कितना फोर्स लगेगा एक पर बाकी के 2 की वजह से। तो मैं बोल दूं बहुत आसान है, तो सारा मास सेंटर पे मान लो। बोलो बच्चों, तो बोल दो ये रखो इनके सेंटर ये, और बोल दो इधर देखो संभव इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 60-60 डिग्री वाला। बोलो, और बोल दो सारी डिस्टेंस 2r होगी। बोलो, और बोल दो 2r होगी, तो बोल दो ये बस फोर्स आ जाएंगे, दोनों फोर्स का नेट निकाल लेना। ये मैंने कराया ना क्वेश्चन, 60 डिग्री पे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 मार्क रखे हो, तो इसका फोर्स तो मैंने निकलाया वो कल तो पढ़ से कर लोगे। यस सर। ओ सर वेक्टर सम कर लेंगे, ओके सर। तो ये तो काम करवाया हुआ है, बस यहाँ थोड़ा स्टाइलिश बना के दिया हुआ क्वेश्चन को, ठीक है सर। तो क्या मैं मान लूं बच्चों तुम्हारे को ये पता पड़ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? 2 मास एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं Gm1m2/r² से। ये कब कब लगा सकते हैं फॉर्मूला? या तो दोनों पॉइंट मास हो या स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास हो। स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास का सारा मास सेंटर पे रख सकते हैं, जैसे स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, ओके सब में लगेगा। चलो आगे, चलो आगे। अच्छा बच्चों अब इसमें सुनना, बेटा अच्छा सुपरपोजिशन बता दिया सबका नेट होता है। अच्छा अब इसमें देखो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है किसी मास पे। आ जाओ इधर देखो,
हाँ बच्चों ट्राई करो। एम नोट किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है? इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है पी, जहां पर एम नोट एक मास रखा वो इक्विलिब्रियम में। बताओ एम किस पॉइंट, यानी कि स्मॉल एम मास से कितनी डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम होगा? बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब ट्राई कर लो, चुपचाप ट्राई करो, मैं पूछूंगा तो बोलना है। इन दोनों के बीच में वो पॉइंट बताओ जहां पर एम नोट मास रखोगी वो इक्विलिब्रियम में, है ना? स्मॉल एम मास से कितनी डिस्टेंस पर एम नोट इक्विलिब्रियम में होगा? करो ट्राई। बोलो। अच्छा कैसे करेंगे बताओ? तो बोल दो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्या मैं बोल दूं दोनों मास अपनी अपनी तरफ खींच रहे होंगे? क्या बोल दूं ये वाला मास भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा और वो वाला भी अपनी तरफ? बोलो बच्चों। सेम क्वेश्चन ये अभी जितने भी कराए ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में कट कॉपी पेस्ट है, डिट्टो सब सेम है अभी तो। हाँ तो बोल दो दोनों मास एक दूसरे की तरफ खींच रहे होंगे। अच्छा मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो सॉल्यूशन में, क्या मैं बोल दूं इस एम नॉट पे नेट फोर्स 0 है, देखो एम नॉट, तो बोल दूं ये फोर्स लगा रहा होगा, बताओ कितना लगा रहा होगा? तो बोल दूं ये F1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो बोल दूं F1 की वैल्यू कितना लगाएगा? जी एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, जो मुझे निकालना है ये x, तो बोलो। और उधर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों? तो बोल दो अगर ये x है तो 12 माइनस x होगी। तो बोल दो इसमें F2 फोर्स लगेगा ए दूसरे मास की वजह से, और मैं बोल दो कितना लगेगा बच्चों? तो बोल दो G4m इंटू एम नॉट अपॉन 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों इक्वल कर दो। तो बोल दो F1 बराबर F2 कर दो, बोलो बच्चों। और दोनों को इक्वल करूंगा तो एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4gm नॉट अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों ये gm नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और यहां से दोनों तरफ रूट अंडर लूंगा तो 12 माइनस एक्स बराबर 2x, और यहां से x बराबर आ जाएगा बच्चों कितना? 4 मीटर। कितने लोगों के समझ में आ गया? बोलो बच्चों। हाँ कितने लोगों के समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा सुनो, कितने लोग इसी टाइप से करेंगे? हाथ खड़े करो। सर हम भी ऐसे ही कर लेंगे। गलत है बच्चों, ये सॉल्यूशन बहुत लेंथी है, लेंथी सॉल्यूशन है, नहीं मजा नहीं आया तो सर फिर क्या कर लेंगे बताता हूं। बेटा थोड़ा सा फोर्स को समझते हो, न्यूटन ने क्या कहा उसको समझते। इधर देखो, याद है न्यूटन ने बोला था कि मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। हेलो बेटा, दो मास के बीच में इंटरेक्शन है, तो वो तो मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन दी टू मासेस। जितने ज्यादा भारी मास होंगे उतना ज्यादा उनके मध्य आकर्षण होगा, या उतना मध्य उनके बीच में फोर्स होगा। बोलो तो जितना ज्यादा मास, तो बोल दो बता इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है इन दोनों का, तो बोल दो ये खतरनाक है, दिस इज खतरनाक। अरे बोलो, तो बोल दो इसका फोर्स ज्यादा लगेगा। कब? जब दोनों से डिस्टेंस सेम हो। तो बोल दो अगर इस मास को मैं मिड में रख दूं तो ये भारी पड़ेगा, अगर एम नॉट को मिड में रख दूं तो 4m भारी पड़ेगा। बोलो अगर दोनों मास से डिस्टेंस सेम कर दूं तो 4m का प्रभाव ज्यादा होगा। बोलो बच्चों। तो मैं बोलता हूं मिड तो आंसर नहीं आ सकता, मैं बोलता हूं मिड तो नहीं आ सकता बिल्कुल, क्योंकि मिड में तो 4m भारी पड़ेगा, इस एम नॉट पे इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो बोलता हूं मिड यानी कि 6 मीटर तो आंसर नहीं आ सकता, 12 का मिड। अच्छा बताओ, एक आदमी तेरे से ताकतवर है तो तू कहां लड़ना पसंद करेगा? ताकतवर आदमी और तेरे घर के बीच में, ताकतवर के घर की तरफ या तेरे घर की तरफ? हाँ तो मैं बोल दूं सुनना, अगर कोई मास ज्यादा ताकतवर है, तो न्यूटन ने बोला उससे डिस्टेंस ज्यादा पर इफेक्ट घटेगा। याद है मैंने बोला था न्यूटन ने बोला था कि जितनी डिस्टेंस बढ़ती है किसी मास से उतना उसका इफेक्ट कम होता है। याद है फोर्स कम होता है। याद है आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं बोलूं ज्यादा दूर कम इफेक्ट होता है। तो मैं बोल दूं मिड में ये भारी पड़ रहा है और अपने को दोनों का प्रभाव, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 करना है या दोनों का फोर्स इक्वल करना है। तो बोल दूं इससे ज्यादा दूर जाओ, तो बोल दूं इससे दूर होगा, भारी है खतरनाक है, तो बोल दूं इससे ज्यादा दूर, यानी कि मैं बोल दूं मिड पॉइंट से इधर का पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में पॉइंट आएगा। बोलो
बोलो बच्चों, तो बोल दो मिड पॉइंट से इधर कहीं आएगा, तो बोल दो आंसर 6 से कम आएगा, तो बोल दो छोटे वाले की तरफ, तो बोल दो लॉजिक बता दो लॉजिक, छोटे मास के पास, छोटे मास के पास, छोटे मास के पास, क्यों? क्योंकि बेचारा वो कमजोर है, कमजोर है तो उससे करीब जाओ, क्योंकि उससे करीब उसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो बोल दो हल्के वाले के घर की तरफ लड़ाई होगी, खतरनाक दादा से दूर, बोलो। तो मैं बोल दो आंसर 6 से कम आएगा, एक ही था। अब तेने इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाएगी तो दो दो बार और करोगे आप आंसर मैच करने के लिए। क्या बोल दो दिमाग से काम हो गया? हेलो बच्चों, अक्कल बड़ी है भैंस? अरे अक्कल बड़ी है भैंस? यस सर कौन? हाँ चलो, हाँ तो मैं बोल दूं लॉजिक से भी कर दिया और मेथड से भी। पहले मेथड भी बता दिया। मेथड क्या है बच्चों? दोनों फोर्स इक्वल करके काट दो, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों फोर्स इक्वल करें तो एक से डिस्टेंस एक से, तो दूसरे से 12 माइनस 1 से, खत्म। चलो नोट करो, नोट करो, ऐसा एक और करवा रहा हूं, जल्दी कर। बेटा ये सब इलेक्ट्रो में भी कट कॉपी पेस्ट है, बस वहां मास की जगह चार्ज आ जाएंगे। ओके, हटा दूं? हाँ अभी तो देख, चलो नाइन एम, ये बात है एम नॉट कहां होगा, जो तेरे को समझ में आ गया थोड़ा बहुत? दिस इज 12 मीटर अगेन। एक्स बताओ जाए इक्विलिब्रियम होगा, एक्स क्या होगी सिस्टम इक्विलिब्रियम में? कि एम नॉट इक्विलिब्रियम में, सॉरी एम नॉट इक्विलिब्रियम में, एम नॉट का इक्विलिब्रियम देखना ओनली है ना, सिस्टम नहीं, सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। ए हाँ बोलो, कौन से नहीं हो सकते? पहले दिमाग लगाओ, लगाओ लॉजिक, बोलो कौन से नहीं हो सकते? वो तो ये दो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों ये दोनों? ये दोनों क्यों नहीं हो सकते? मैं बोल दूं, ये दोनों इसलिए नहीं हो सकते, मिड पॉइंट के इधर होगा, वो तो मिड पॉइंट से लेफ्ट में होगा, छोटे वाले की तरफ इक्विलिब्रियम आएगा, बोलो। अच्छा ठीक है, अब सुनना, मैं बोल दूं ये अपनी तरफ खींच रहा होगा और वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, बोलो। तो बोल दो ये फोर्स F1 होगा और ये F2 होगा, बोलो। बोलो बच्चों। तो मैं बोल दूं 2 बज गए, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और मैं बोल दूं पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे सॉल्व कर दूंगा, वापस नहीं कर रहा। तो बोल दूं लास्ट क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था वैसे कर दूंगा। नहीं, फिर लॉजिक से करूंगा। सर आप क्या लॉजिक लगा लोगे? छोटे वाले के घर के करीब लड़ तो रहे हैं, बताता हूं। ध्यान से देखते न्यूटन ने क्या बोला था, ध्यान से देखते न्यूटन ने क्या बोला था। क्या मैं बोलूं न्यूटन ने बोला था, सुनो। फोर, जब मैं दोनों फोर लिखूंगा, इधर ध्यान देना बच्चों, जब मैं F1 और F2 को इक्वल कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम के लिए, F1 और F2 को इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल कर रहा हूँ, तो क्या मैं बोल दूं यहां पे लिखूंगा तो G M नॉट आएगा, और मैं बोल दूं वहां पे बच्चों G 9M इंटू M नॉट आएगा। बोलो क्या मैं बोल दूं अभी तक जितना लिखा उसमें वो 9 गुना ज्यादा प्रभावी है, 9 टाइम्स खतरनाक है ऊपर वाला। अभी डिस्टेंस लिखना बाकी है, तो मैं बोल दूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस, जब दोनों कोड लिखूंगा m नोट पे, तो m के कारण और 9m के कारण में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस 9m की वजह से 9 टाइम्स आ रहा है, नो m की वजह से 9 गुना आ रहा है द्रव्यमान का गुणनफल। बोलो। Yes, sir. लेकिन मुझे इक्वल करना है, मुझे वो पॉइंट ढूंढना चाहे इक्वल हो। मैं बोल दूं अगर आपको इक्वल करने तो 9 का फैक्टर काटना होगा, अब जो चीजें लिखोगे उसमें 9 का फैक्टर कटता हुआ नजर आना चाहिए। हेलो
यस सर। तो मैं बोल दूं अगर यहां से डिस्टेंस x होगी और यहां से y मान लेता हूं, तो मैं बोल दूं ऐसा x और ऐसा y होना चाहिए कि इनका स्क्वायर करने पर 9 कट जाए। ऐसा x और ऐसा y होना चाहिए कि स्क्वायर करूं तो 9 कट जाए राइट साइड वाला। तो मैं बोलूं इसका मतलब y बराबर 3x है। y अगर 3x होगा तभी तो 3 का स्क्वायर 9 कट जाएगा और x से x कट जाएगा। बोलो तो y की वैल्यू 3 गुना होगी। तो मैं बोल दूं सुनो क्या मैं बोल दूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस जितना ज्यादा आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस जितना ज्यादा आएगा उसका रूट टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा कर दो नीचे। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस 9 टाइम्स आया इधर, तो बोल दो डिस्टेंस 9 का रूट 3 टाइम्स कर दो। तो बोल दो 3 का स्क्वायर हो गया 9 का, क्योंकि नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। मैं बोल दू स्क्वायर आने के बाद 9 कटना चाहिए, इसका मतलब 3 आना चाहिए। बोलो क्योंकि स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है। हेलो तो मैं बोल दूं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस जितना गुना होगा किसी का उस फैक्टर को, जैसे 9 टाइम्स है यहाँ पे, तो 9 के फैक्टर को काटने के लिए नीचे डिस्टेंस जो यहाँ रखोगे उसकी 3 गुना यहाँ रखोगे। तो बोल दूं डिस्टेंस 3 गुना होगी। तो बोल दूं y विल बी 3 टाइम्स, डिस्टेंस 3 गुना होगी। तो बोल दूं यहाँ x होगी तो यहाँ पे 3x होगी। मैं बोल दूं अब इसको याद रखने का तरीका जितना फैक्टर काटना है उसका रूट टाइम्स ज्यादा कर दो। क्यों? क्योंकि रूट टाइम्स होगा तो स्क्वायर हो गया फिर 9 आ जाएगा। बोलो तो मैं बोल दूं अल्टीमेटली चार्ज की वैल्यू मास की वैल्यू के रूट के, मास की वैल्यू के रूट टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस होगी किसी मास से। अगर तेरा मास 9 गुना ज्यादा तो तेरे से इसका रूट कर ले 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस होगी मास की, तब जाके अपना इफेक्ट बराबर आएगा। मेरे से x दूर है वो मास इक्विलिब्रियम वाला, तो तेरे से 3x दूर होगा। खत्म। बोलो अरे बोलो बच्चों। तो बोल दो डिस्टेंस मैं बोल दूं डिस्टेंस 12 मीटर को रूट m1:m2 में बांट दो, रूट m1:m2 में बांट दो। अरे बोलो मैं बोल दूं भैया तू 9 गुना भारी है तो तेरे से 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस होगी। यस सर। तो बोल दूं रूट m/√9 है क्योंकि दूसरा वाला मास तो m0 भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अरे m1 m2 लिखोगे तो दोनों में m0 तो सेम होगा, सिर्फ फर्क आएगा खुद के मास का। तो बोल दूं ये आ जाएगा 1:3। तो बोल दूं 1:3 में बांट दो 12 मीटर को। बोलो तो 12 मीटर को बांटो 1:3 में। सर सब समझ में आ रहा है हमारे को? तो बोल दूं 12 मीटर को बांटो बच्चा 1:3 में। बांट दोगे तो बांटो 1:3 में। तो 12 मीटर को जब 1:3 में बांटोगे बच्चों, 12 मीटर को जब 1:3 में बांटोगे तो बोल दूं x कितना जाएगा? तो x बराबर बच्चों 12 का 1:3 यानी कि 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12 मीटर। बोल दूं जैसे 1/4 करोगे तो 3 मीटर आएगा। बोलो यस सर। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया? हेलो यस सर। हाँ यस सर। चलो तो मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे फास्ट निकालते सब समझ में आ गया। सबसे पहले तो अक्कल से भारी के करीब आना चाहिए। ओके करो फास्ट करो नोट, और नहीं तो फिर मास के रूट के रेशो में बांट दो डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस मास के रूट के रेशो में होगी तब तो स्क्वायर होकर फैक्टर काट देगी। यस सर। चलो हटा दो। हेलो यस सर। हाँ बोल। जल्दी करो जल्दी फटाफट एक बार में जवाब दो। बोलो भारी के करीब। यस सर। ए 4 ऑप्शन दे दो तो ए 5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 3 मीटर, डी 12 मीटर। बोलो तो बोलो ये 2 तो गए, लॉजिकली 2 तो गए, भारी वाले के करीब होगा। बोलो यस सर। हाँ बता। तो बोलो कितना होगा? तो मास का रूट का रेशो कर दे। तो मैं बोलूं इसका रूट का रेशो बोलो तो m और रूट 16 तो 1:4, तो 1:4 में बांटा तो ये आ जाएगा बच्चों 1/4 ऑफ दिस, 1:4 1/5 ऑफ दिस 3 मीटर। अरे यार यहाँ 16 आ जाएगा ना, और मैं तो 1:4 में बांट दूंगा तो बांटो ना 1:4 में। तो 12 को 1:4 सॉरी 15 को 1:4 में बांटो, तो 15 मीटर को 1:4 में बांटोगे तो बोल दो 1/5। ये टोटल रेशो 5 है तो 1/5 तो 5 टुकड़े करोगे ना बेटा। 15 को बांटना तो 5 टुकड़े करोगे ना, 1:4 में बांटना तो 5 टुकड़े करोगे, 4 थोड़ी करोगे। तो बोल दो 15 के 5 टुकड़े करें देखो,
15 मीटर के 5 करे, उसमें से एक टुकड़ा देखना तो इंटू 1, तो बोल दो आगे 3 मीटर। बोलो हेलो, नहीं समझ में आया? सर 3.5 मीटर आएगा सर, तो 60 मीटर 69 सर। कहा है 16? हाँ है ना 16 है, तो 16 है का रूट 4 आ गया ना बच्चों, तो 1:4 में बांटना है ना, तो 15 मीटर को 1:4 में बांटो ना। ओके सर। ओके, कौन सी दुनिया में हो बच्चों, कर लोगे? यस। चलो आ जाओ। तो सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सुन लो बच्चों, इधर देखो, चलो आ जाओ। अब सुनना, एक होता बेटा, अच्छा सुनो, चल एक बात और करता हूं, ये एम मास है, ये भी एम मास है। बता एक एम नॉट मास का इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल मिड में। अरे बोलो हाँ सर, दोनों इक्वल मास होता है, एग्जैक्टली मिड में होगा। अब सुनना ध्यान से, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सर ये क्या नहीं बोला है, ए स्थायी और अस्थायी साम्य। सर ये क्या नई चीज है, बताता हूं। स्टेबल या स्थायी साम्य वो होता है जिसमें डिस्टर्ब करने पर वापस वही आए। जैसे सुनना, मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं और मान लो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हारे को थोड़ा बहुत अनशन भी बोल देता हूं, तो तुम वापस या क्लास से भगा भी देता हूं तो वापस आ जाओगे अगले दिन, क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो। बोलो, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके हेलो। लेकिन एक बच्चा है जो मेरे से पढ़ना ही नहीं चाहता, उसके पापा ने जबरदस्ती मेरी क्लास में बिठा रखा है, तो मैं थोड़ा सा भी उसको घूर के देख लेता हूं तो अगले दिन आना बंद हो जाता है। तो बोल दूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसके पापा को बोल देता है सर तो ऐसे बोलते वैसे बोलते, तेरे को आगे कोई भी बहाना बना के आना बंद हो जाता है। तो बोल दूं दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर। अब सुनो, तो बोल दूं ये इक्विलिब्रियम है, ये बात है मिड में, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स कट गए, तो बोल दूं दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए, तो यस दिस इज इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ो, तो मैं जैसे इस मास को थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करता हूं। सर आपने ऊपर क्यों किया? क्योंकि मुझे कुछ बोला हुआ नहीं था। अगर मैं बोलता बताओ वाई एक्सिस पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, तो फिर मेरे को ऊपर डिस्प्लेस करना चाहिए था। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर डिस्प्लेस करके देखा, तो क्या मैं बोलूं दोनों वापस अट्रैक्ट करेंगे अपनी अपनी तरफ? दोनों अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। याद है न्यूटन ने बोला था मास हमेशा फोर्स हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन के लो, तो दोनों मास वापस अट्रैक्ट करेंगे, तो मैं बोलूं इसका नेट कंपोनेंट नीचे ही आएगा। इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे, नेट नीचे, तो वापस इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। देखो, तो ऊपर डिस्प्लेस करा तो नीचे आया, और नीचे डिस्प्लेस करा तो वापस ऊपर आएगा। देखो, अरे बोलो बच्चों, तो बोलो यस दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ ये स्टेबल स्थायी साम्य, क्योंकि वापस वही आ रहा है। बोलो, डिस्टर्ब करने पर वापस वही आ रहा है। तो मैं बोल दूं वाई एक्सिस पे डिस्प्लेस करने पर वापस वही आ रहा है, यानी कि वाई डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन इज स्टेबल। बोलो, वाई दिशा में स्थायी साम्य। यस सर। बोलो बच्चों। अच्छा एक्स डायरेक्शन में भी सोचो, बताओ इस डायरेक्शन में स्टेबल है नहीं है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है नहीं है? क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये स्टेबल है नहीं है? सोच के देखो, पहले आराम से देख लो, आराम से, जल्दी मत कर। एक्स डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? डिस्प्लेस करके देख, बताओ है या नहीं है? स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। सर कैसे अनस्टेबल है बताता हूं, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो, तो मैं बोलूं जैसे इसको इधर ले गए, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करा, मैं बोलूं इसका फोर्स जीत जाएगा, क्योंकि इसके और फोर्स अट्रैक्शन करता है। मैं बोलूं ये भारी पड़ेगा, जैसे इधर लिया ये भारी पड़ने लग जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, और बोल दूं उसका फोर्स कम पड़ेगा, और या तो दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, भारी पड़ गया तो फट करके इधर भाग जाएगा। तो बोल दूं यस दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं बोल दूं भाग गया, देखो लेफ्ट में डिस्प्लेस करा, लेफ्ट में भाग गया, राइट में करोगे राइट में भाग जाएगा। क्या बोल दूं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है एक्स डायरेक्शन में? बोल मेरे बच्चे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी बनते हैं बेटा, कोरिलेट करके चलो चैप्टरों को। पूरा अभी तक जो भी पढ़ाया कट कॉपी पेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैट में। सर कैसे क्वेश्चन, ये ले क्वेश्चन इलेक्ट्रो का दे देता हूं। 25 कूलम चार्ज है प्लस का, और ये बच्चों है क्यू चार्ज है, ये 25 क्यू है और ये क्यू है 25 क्यू और क्यू। बताओ क्यू नोट का इक्विलिब्रियम में होगा? क्यू नोट, जल्दी बोल फटाफट, ये डिस्टेंस है 12 मीटर, जल्दी फास्ट। तो 1:5,
ए रूट कर ले चार्ज का 1:5, तो 1:5 6 टुकड़े करे, मैंने कर लिए मन मन में 2 मीटर, ए 2 मीटर और 1:5 6 टुकड़े करे 2 और यहां से आ जाएगा 10 मीटर, खत्म। ए छोटे वाले के करीब। हेलो अच्छा बता, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ए इधर देख, यहाँ पे क्यू क्यू कर दो, बताओ ये चार्ज, ए यहाँ पे सेंटर पे माइनस चार्ज रखा, बताओ ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? माइनस क्यू नॉट। बताओ ये मिड में, बिल्कुल मिड में रखा, तो बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है? मैं बोल दूं वाई डायरेक्शन में स्टेबल है, क्योंकि ऊपर ले जाओगे तो अट्रैक्ट करके वापस यही आएगा। ए वाई डायरेक्शन में स्टेबल है यार, ऊपर ले जाओगे तो इधर आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। बोलो यस सर। बेटा अभी सिखाया था मास में डिट्टो वही। हेलो लेफ्ट में डिस्प्लेस करो, एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट में करो, तो बोल दो लेफ्ट में करोगे तो उधर ही भाग जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। तो बोल दो एक्स डायरेक्शन में अनस्टेबल है। यस सर। चलो ए प्लस क्यू नोट रखा, बोलो प्लस क्यू नोट रख दिया। अब बता वाई डायरेक्शन में, ए थोड़ा चार्ज में और डिटेल ज्यादा है, चार्ज में और डिटेल ज्यादा है मास से भी, हाँ प्लस रख दिया। अब वाई डायरेक्शन में बता, अनस्टेबल है। ये तुक्के तुक्की वाले लोग बैठे हैं, बैठे बैठे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहा है, अनस्टेबल है, कर कुछ नहीं रहा हो, तुक्के मार रहा बेटा बेटा, अनस्टेबल है। सर क्यों अनस्टेबल है? थोड़ा सा ऊपर लेके तो भाग जाएगा, देखो धक्के देंगे दोनों, तो वो तो नेट फोर्स ऊपर आ गया, भाग गया। बोलो यस सर। तो वो तो वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल है, ए वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल है। हाँ एक्स डायरेक्शन में बोलो बच्चों, इसी को एक्स में डिस्प्लेस करो, यहां जाओ, एक्स में यहां लिया, बोलो इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करा। मैं बोल दूं ये इसको रिपेल तगड़ा करेगा, याद है अब दोनों में रिपल्शन लग रहा है, और मैं बोल दूं ये इसको रिपेल कम करेगा तो वापस इधर आएगा, तो इस बार एक्स में स्टेबल है, क्योंकि छोटे चार्ज का रिपल्शन इधर, लेफ्ट वाले चार्ज का रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, ए छोटा वाला ज्यादा दम से प्रतिकर्षित करेगा। तो मैं बोल दूं चार्ज में तो बेटा प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं, तो थोड़ा सा वास्ट नॉलेज चाहिए, बोलो, पर हाँ बातें सेम है। यस सर। तो बोल दो बच्चों इलेक्ट्रो भी साथ चल रहा है। हेलो दोनों का फोर्स आइडेंटिकल टाइप से होता है, कैसे? वहां यहाँ GM1M2 वहां KQ1Q2, यहाँ पे भी अपॉन R स्क्वायर, वहां पे भी अपॉन R स्क्वायर, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट है। ओके दोनों जगह फोर्स वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सम होगा, सुपरपोजिशन लगेगी, दोनों में चार्ज और मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के अनुसार। ओके समझ गए? तो सर सारी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ए गुरुत्वीय तीव्रता, तीव्रता समझ गए? तीव्रता इंटेंसिटी। चलो आ जाओ, ए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक तो ये होता है, और एक होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पे सिर्फ अर्थ की बात करेंगे, जहां ग्रेविटी की बात आ जाएगी वहां सिर्फ अर्थ की बात करेंगे, जो 9.8 होता है। अभी आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक जनरल टर्म आई लिखोगे, जी नहीं लिखोगे, ए समझ गए? जनरल टर्म आई लिखोगे, जी नहीं लिखोगे, जी स्मॉल जी अपन सिर्फ अर्थ के लिए लिखेंगे, अरे समझ गए? जिसकी वैल्यू 9.8 लेंगे अपन, बोलो यस सर। तो सुनना, ए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या? यूनिट मास पर फोर्स, फोर्स ऑन यूनिट मास। मैं ऐसे कभी नहीं लिखता, मैं तो लिखूंगा फोर्स ऑन 1 kg, 1 किलो पर फोर्स, तो सीधा लिखो 1 किलो पर फोर्स। क्या लिखोगे बच्चों? 1 किलो पर फोर्स, 1 किलो पर फोर्स। ओके तो मैं बोल दूं इसका टेक्निकल तरीके से दुनिया ऐसे लिखती है, I बराबर M/M नॉट, जो भी मास तुमने रखा है उसकी जगह 1 किलो रख दो या यूनिट मास कर दो, तो बोल दो ये फॉर्मूला आ जाएगा GM/M नॉट अपॉन, याद है दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, ये फोर्स होता है I, तो बोलोगे बच्चों ये फोर्स होता है डिवाइड बाय M नॉट, तो बोल दो ये आ जाएगा I, और मैं बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों कितना? I बराबर GM/R²। ए सुना होगा तुमने ये होता है। हेलो ये वैल्यू डायरेक्शन अपन देख ही लेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही होगी, ए आई और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। बोलो इसका यूनिट क्या होगा? बोलो यूनिट, ए यूनिट बोल, तो मैंने बोल दूं यूनिट ऑफ आई, ए यूनिट बोलो, तो बोल दूं ए न्यूटन पर केजी, ए यूनिट मास पर फोर्स है, 1 किलो पर फोर्स है, तो यूनिट मास पर फोर्स है न्यूटन पर केजी। खत्म करो, नोट करो, करो जल्दी कर नोट, हटा दो। यस सर। हाँ अब देखो
अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आ गया सर? अब देखो यूनिट मास पर फोर्स, अब मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोल दो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन, हाँ तो जी, तो बोल दो अपने एक देखो जी बराबर कितना जगह बताओ, फोर्स पर यूनिट मास, अरे वही, अरे है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, उसको ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ बोल दूंगा या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ बोल दूंगा यूनिट मास पे, तो बोल दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो यूनिट मास पर फोर्स, और मैं बोल दो कितना जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वही पर यहाँ पे मास अर्थ का आ जाएगा, बोलो। अब देखो अर्थ की सरफेस में, तो बोल दो अर्थ की सरफेस पे 1 किलो रखूंगा, अर्थ की सरफेस पे 1 किलो रखूंगा, तो क्या मैं बोल दो 1 किलो को अर्थ की सरफेस पे रखूंगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो बोल दो अर्थ का जो भी मास है और अर्थ की जो भी रेडियस है, अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालूं, इस 1 किलो और अर्थ के बीच में फोर्स कैसे निकालूं, तो बोल दो अर्थ स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, अपनी पृथ्वी पर मास जो है गोले में फैला हुआ पूरे, गोली लेते अपन अर्थ को, स्फेरिकल लेते, बोलो, तो बोल दो सारा मास सेंटर पे रख दूंगा, तो बोल दो ये आ जाएगी डिस्टेंस दोनों के बीच में, बोलो अर्थ की रेडियस के बराबर, बोलो। Yes, sir. तो बोल दो अर्थ की वजह से 1 किलो पर सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा, तो बोल दो एट सरफेस हमारी पृथ्वी की सरफेस में सतह पे, मैं बोल दू जी एट सरफेस, इसको जी नोट लिख रहा हूं, सरफेस पर जितना फोर्स लगता है उसको जी नोट लिख रहा हूं, और याद है इसको अपन खूब काम में लेंगे प्रोजेक्टाइल वगैरह सब में, हमारी पृथ्वी की सतह पर कितना 1 किलो पर फोर्स लगता है वो देख रहा हूं, तो मैं बोल दूं सुनो, पता है ये क्यों निकाला जी, ताकि अपने को बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, सुनना 1 किलो को सरफेस में रखने पे कितना फोर्स लगता है, तो बोल दूं एक तरीके से फोर्स में दूसरा मास 1 हो गया, अर्थ का मास इंटू दूसरा मास 1 किलो हो गया, एक तरीके से फोर्स ही बस दूसरे मास को 1 किलो कर दिया इसको, अरे बच्चों एक तरीके से ये फोर्स ही है बस दूसरे मास को 1 किलो, तो मैं बोल दूं फोर्स वाले सारे नियम कायदे कानून यहाँ लगेंगे, बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कुछ भी नहीं होता, 1 किलो पर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 किलो पर फोर्स होता है, आप दुनिया में कोई भी एक्सेलरेशन पढ़ते हो तो वो 1 किलो पर फोर्स है, तो बोल दो दूसरा मास 1 किलो कर दो, बाकी है तो फोर्स ही, सारे नियम कायदे कानून डायरेक्शन वगैरह सब फोर्स वाली लगेगी, बोलो। बोल मेरे बच्चे, तो बोल दो पृथ्वी की सतह पर अर्थ की सरफेस पर 1 किलो रख दो, उस पर फोर्स इतना लगता है, सर आप ये अर्थ की सरफेस पे इतना इंटरेस्टेड क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा वास्ता बार बार अर्थ से पड़ेगा, और प्लस हम सरफेस पे ही ज्यादा काम करते हैं, तुम ऐसा कौन सा सैटेलाइट पे जा रहे हो या आप क्या बोलते हैं स्पेस में जाके काम कर रहे हो, आप तो अर्थ की सरफेस पे बैठ के काम करोगे, तो बोल दो मेरा वास्ता तो अर्थ की सरफेस से ज्यादा पड़ना है, तो मैं एक काम करूं बार बार सुनो, कब किसी ने सुन तूने 1 किलो रखा, मैंने यहाँ पे 2 किलो का पार्टिकल रखा, किसी ने 5 किलो का रखा, अब अपन फोर्स निकालने के लिए बार बार जी एम इंटू 1 किलो मैं कर रहा हूँ, जी एम इंटू 2 किलो तुम कर रहे हो, कोई जी एम इंटू 5 किलो कर रहा है, तो मैं तो बार बार ये वाली कैलकुलेशन तो सेम आ रही है, देखो सब में, तो यार जबरदस्ती इतनी कैलकुलेशन बार बार मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ कौन रखेगा, बार बार पृथ्वी की त्रिज्या और मास कौन रखेगा, तो मैं एक काम करूं उसकी वैल्यू को याद ही कर लूं, एक बार निकाल के रट ही लूं कि अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस का ये वाला हिसाब किताब कितना होता है, तो बोल दूं यहाँ पे अर्थ की मास और रेडियस रख के सोल्व किया, ऑन सॉल्विंग, इसको सोल्व करने पर जी नॉट बराबर 9.8 आता है, अरे बोलो यूनिट मास पर फोर्स, तो बोल दूं 1 किलो पर अर्थ फोर्स इतना लगाती, कहां पे, अपनी सरफेस पे, सिर्फ सरफेस के लिए, ये बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि आर स्मॉल आर बदल जाएगा, ये सरफेस पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, अर्थ की रेडियस के बराबर है, पर ज्यादा हाइट पे जाने पर ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखना, ओके, ज्यादा हाइट पर जाने पर आर की वैल्यू बदल जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस बदल जाएगी, ए बेटा तू यहां ले जाएगा 1 किलो को तो सेंटर से बहुत ज्यादा दूर चलेगा, तो मैं बोल दूं जी कम हो जाएगा, जितना दूर जाओगे जितना आर बढ़ेगा जी कम होता जाएगा, अभी देखेंगे हाइट और डेप्थ के साथ इफेक्ट, अरे बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोलूं, सुनो अब समझ में आ गया मैंने सरफेस का जी क्यों रट लिया, क्योंकि मैंने अर्थ की सरफेस पे 1 किलो पे कितना फोर्स लगता है, तो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है 1 किलो पर, खत्म। इसीलिए अर्थ की सरफेस पे जब अपन n kg रखते हैं, याद है अर्थ की सरफेस पे जब आप n किलो रखते हो तो याद है फोर्स mg बोलते हो, अब समझ में आ गई क्यों बोलते हो, याद है हमने बोलते हैं m मास को अर्थ mg से अट्रैक्ट करती है, Yes, sir. क्योंकि ये जी पता है क्या, ये जी है 1 किलो पर फोर्स, 1 किलो पर फोर्स, दिस जी इज 1 किलो पर फोर्स, ओके, तो m किलो पर mg हो गया, खत्म,
तो मैंने जी एक तरीके से रख लिया, ये कैलकुलेशन ही रख ली। हेलो, Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? जी का पिक्चर, जी पिक्चर में क्यों आया? 1 किलो पर फोर्स, जी की डेफिनेशन होती 1 kg पर फोर्स, और हमने अर्थ की सरफेस में 1 किलो पर फोर्स निकाल के रख लिया ताकि मेरे को बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। अब जितना किलो रखोगे उतना रख दूंगा, समझ गए? चलो एक बार और देखते हैं। ए इधर देख, क्या मैं बोल, ए नोट करो इसको, नोट करो, नोट कर इसको, जल्दी नोट कर अर्थ की सरफेस पे। चला आगे? अब सुनना, इधर देखो, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे किसी भी मास पे फोर्स जी एम अर्थ इनटू मास की वैल्यू अपॉन आर ई स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आ गई? पृथ्वी की सतह पर, अर्थ की सरफेस पर किसी भी मास पर, किसी भी मास एम पर फोर्स जी इंटू एम अर्थ इंटू एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर। आर क्या होगा बच्चों? तो मैं बोल दूं सरफेस पर अर्थ के सेंटर से दूरी अर्थ की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगी। तो बोल दो अब ये बार बार कैलकुलेशन कौन करेगा? तो मैंने ये रख ली, इसको जी बोलते हैं, ये रख लिया मैंने। मैं बोल दूं ये चीज मैंने रख ली 9.8 या जी नोट। तो मैं बोल दूं अब सारा फोर्स एम जी नोट बोलने लगे। बोलो, ये बोलना चाहता हूं मैं। Yes, sir. बेटा तेरे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि तू बार बार मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ रख के स्क्वायर करके सोल्व कर लोगे? तो बस लोगों ने बोल दिया कि सरफेस में बार बार ये काम करना, तो इसको रख लेते अपन। तो इसको बोल दिया 1 kg पर फोर्स 9.8 होता है। तो जी एम अपॉन आर ई की, आर ई स्क्वायर की वैल्यू रखवा दी तेरे को, जी इंटू एम अर्थ अपॉन आर ई अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर की वैल्यू रखवा दी 9.8। सर मजा आ गया? अच्छा रहा, वैल्यू रख ली। ओके, अब सुनो, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, साइंटिस्ट लोगों को नॉलेज हुआ, मून पर वो जाने लगे, करने लगे, तो मून से भी बहुत काम पड़ने लग गया। अब मून हमारे घर की बात हो गई, तो मैं बोल दूं मून पर भी याद कर लिया, क्योंकि वहां पे भी हमें बहुत एक्सपेरिमेंट करना है। तो बोल दूं मून की सरफेस पे जी आपको पता 1/6 होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून या मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड, बोलो कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो याद है जी मून कितना होता है? तो हमने रख रखा G8 मून। मून की सरफेस पे जी अर्थ का 1/6 होता है। बोलो, ये रख लो। अर्थ से 1/6 भाग ही होता है मून की ग्रेविटी। तो बोल दो मून की वजह से ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ होती है, अर्थ पे जितनी होती है उसके बाद 1/6 भाग। इसीलिए हम बहुत हल्का फील करते हैं, हमारा वेट 1/6 ही आएगा मून पर। मास और वेट पता नहीं बच्चों? मास तो हमारे अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसको बोलते हैं, और वेट क्या होता है? बोलो, वेट होता है mg। तो अलग अलग प्लेनेट पर हमारा वेट अलग अलग आएगा क्योंकि जी बदलेगा, लेकिन हमारा मास सेम होगा, अमाउंट ऑफ मैटर सेम होगा। किसी भी प्लेनेट पे चले जाए हमारा मास सेम ही रहेगा, 10 किलो के तो 10 किलो ही रहेगा, वेट बदलता रहेगा। अर्थ पे 98 किलो आ जाए, 98 न्यूटन आ जाएगा, मून पर इसका 1/6 आ जाएगा। अगर मैं 6 किलो का हूं तो अर्थ पे 60 न्यूटन मेरा वेट आएगा, लेकिन मून पर मेरा वेट 10 न्यूटन ही आएगा। तो मैं मून पर हल्का फील करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन कम लगेंगे। बोलो, तो मून पर चलना आसान है, दौड़ना आसान है, कूदना आसान है, भागना आसान है, बॉल को ज्यादा हाइट तक फेंक सकते हैं। बोलो, क्योंकि ग्रेविटी कम है। बोल, थकान कम होगी वहां काम करूंगा तो। यस सर, लेकिन ड्रॉबैक भी है। सर क्या ड्रॉबैक है? हमारी अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा, इसलिए सारी गैसेस ट्रैप हुई भी है। हमारी अर्थ के चारों तरफ गैसेस ट्रैप हुई भी है। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि गैस एस्केप नहीं कर पा रही, भाग नहीं पा रही हमारी अर्थ को छोड़ के, भागती और अर्थ वापस पकड़ के खींच लेती है। वो मैं बताऊंगा एस्केप वेलोसिटी में। तो बोल दो गैस के पास इतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो हमारी अर्थ से एस्केप कर जाए, लेकिन मून से एस्केप कर जाती है क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। तो बोल दो वहां पे गैसें ठहरती नहीं है, भाग जाती है, इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, बोलो बच्चों, तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। ओके, बोल मेरे बच्चे, मास वेट समझ में आ गया क्या? Yes, sir. चलो आ जाओ। तो सर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया। इधर सुन, अब इस पर नन्हे मुन्ने क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इधर सुनना, एक तो भाई इधर देखो, अब सुनना, क्या मैं बोल दूं? एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटी में डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? ये होता है यूनिट मास पर फोर्स। यूनिट मास पर फोर्स किसी की भी वजह से, किसी भी मास की वजह से 1 किलो पर फोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और मैं बोल दूं ये जी होता है 1 किलो पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ड्यू टू अर्थ की वजह से 1 किलो पर फोर्स। ओके,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में अंतर समझ में आया? Yes, sir. एक होता है किसी भी मास की वजह से 1 किलो पर फोर्स और एक होता है अर्थ की वजह से 1 किलो पर फोर्स। ओके सर, समझ में आ गया। अब सुनना बच्चों, मैं ज्यादा जी के साथ, अब सुनो, एक खूब सारे मास रख दिए। अब इसमें भी क्वेश्चन वैसे बनते हैं जैसे अपन ने फोर्स पे किए थे। क्या मैं बोल दूं दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन, ये देखो ये 4 mm मास रख दिए। डिट्टो वही बच्चों, कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। अब याद है मैंने कल तो यहाँ पर m नॉट मास रख के फोर्स पूछा था, इस पर नेट फोर्स बताओ। आज मैं यहाँ कुछ नहीं रख के पूछूंगा, P पॉइंट पर या O पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल मासेस, ड्यू टू ऑल मासेस, ड्यू टू ऑल मासेस, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे बता देंगे क्या मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इन चारों की वजह से 1 किलो पर फोर्स, तो बोल दूं 1 किलो रख दूंगा, चारों अपनी अपनी तरफ खींच के नेट फोर्स 0, खत्म। एक तरीके से फोर्स ही तो है बच्चों 1 किलो पर, तो 1 किलो रख दो। तो जहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा वहां 1 किलो रख दो, खत्म। बोलो Yes, sir. मेरे बच्चे बोलो। ये ले कल कराया वो कभी क्वेश्चन वापस। या 2 मास mm रख दिए, अब 3 की जगह 2 मास रखे और यहाँ पे ए वर्टेक्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, ये 60 डिग्री के एंगल है सारे। अब पूछ रहे बताओ ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ। आई एट ए ड्यू टू बोथ एंड नेट ड्यू टू बोथ एंड। बोलो चलो, तो नेट तो ये अपनी तरफ खींचेगा 1 किलो को और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट याद है वेक्टर सम आएगा। बोलो ये आई दोनों तरफ लगेगा, वेक्टर सम कर दो, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ai cos 60, खत्म। बोलो बच्चों, समझ दो ये सारे क्वेश्चन तो करा चुका हूं मैं। हेलो ये ले इधर से एक सब पढ़ा दिया। मैं बोल दूं ये m मास है r रेडियस का, m मास का r रेडियस का स्क्वायर है। अब वो बोलेंगे P पॉइंट है 2r डिस्टेंस पे, वो बोलेंगे यहाँ पे G बताओ, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ P पर। अगर यहाँ से r/2 कट कर दूं तो कर लोगे? ये अभी सुबह कराया, बोलो अभी कराया जस्ट आज की क्लास में r/2, बोलो। तो क्या मैं बोल दूं बचे हुए का प्लस कटे हुए का बराबर टोटल, और यहाँ पे 1 किलो रख दो। P पॉइंट पर 1 किलो, तो जहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी वहां 1 किलो रख दो, क्योंकि I की वैल्यू होती है 1 किलो पर फोर्स पर यूनिट मास। तो बोल दो 1 किलो रख के फोर्स वाला सारा काम कर दो। तो कुछ भी नहीं है, I क्या है, फोर्स भी है, बस 1 किलो कर दो दूसरे मास को, खत्म। दूसरे मास को 1 किलो करके सोच लो। बोल मेरे बच्चे। हेलो Yes, sir. बेटा मैंने कुछ भी इतना फास्ट इसलिए चला हूं क्योंकि ये डिक्टो वो की वही बातें, बस मैं दूसरे मास को 1 किलो कर रहा हूं m नॉट को, समझ गए? Yes, sir. अरे बेटा कुछ है क्या इसमें ऐसा? दूसरे मास को 1 किलो करता हुआ चल रहा हूं बच्चों। ओ बच्चों, Yes, sir. दूसरे मास को 1 किलो कर दिया बच्चों, और कुछ भी नहीं करा। सब बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ अब सुनो, इफेक्ट ऑन जी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, इफेक्ट ऑन जी पर असर। यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है वो कैसे वेरी करता है किसी प्लेनेट पे, वो देखते हैं। अर्थ का भी देखते, सब जगह देखते हैं, है ना, किसी प्लेनेट पे। याद है मैंने एक बात बोली थी, हाइट पे जाओगे तो जी कम होगा। अब थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि नई बात आ रही है। याद है हाइट पे जाने पर जी कम होगा, मैंने बताया था। या यूनिट मास पर फोर्स घटेगा, क्यों? क्योंकि आर बढ़ेगा। याद है हमने सरफेस पे 9.8 निकाला था अर्थ की। मैं तो जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना कम होगा, क्यों? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी मास की, तो 1 किलो पर फोर्स घटता जाएगा। बोलो Yes, sir. तो इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑन जी पहला है ना, ड्यू टू हाइट, ऊंचाई का फर्क, ठीक है, ड्यू टू हाइट। तो देखो आप अर्थ की सरफेस से, चलो अर्थ के लिए देख लेता हूं, P पॉइंट पर चले गए, तो बताओ वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा P पॉइंट पे? तो बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? तो मैं बोल दूं m मास की r रेडियस की हमारी अर्थ है। मैं बोलो तो मैं बोल दूं अगर आप हाइट पे चले गए तो सेंटर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। देखो ये r पहले से ही था और h और ऊपर चले गए, तो बोल दूं सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? तो बोल दूं थोड़ा सा फास्ट दिख रहा हूं, तो बोल दूं हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
तो बोल दो जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच कर दो, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। अर्थ के लिए कर लेता हूं चलो काम, तो बोल दो ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन आर प्लस एच। अरे बोलो बच्चों सेंटर से डिस्टेंस, तो बोल दो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। सरफेस से हाइट अगर h है तो सेंटर से डिस्टेंस r प्लस h होगी ना, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास में सारा मास सेंटर पे रख देते हैं। तो बोल दो ये r प्लस h आगे बोलो। Yes. तो मैं बोल दो बच्चों यहाँ से r कॉमन ले लो, तो जी एम ई अपॉन r कॉमन ले लिया, तो बोल दो ये 1 प्लस h अपॉन r e का स्क्वायर है। और ये क्या है बताओ, ये मेरे रटा हुआ है, ये मैं बोल दूं सरफेस का जी है, ये सरफेस की ग्रेविटी है बोलो, अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू है बोलो। अब समझ में मैंने आर कॉमन क्यों लिया, अब समझ में मैंने आर कॉमन क्यों लिया। और देखो बच्चों मुझे बहुत फास्ट पढ़ाना, फिर भी मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसलिए मैं डेप्थ का नहीं करूंगा, सिर्फ हाइट का करा रहा हूं। तो बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट इज इक्वल टू, मैं बोल दूं ये सरफेस का जी है तो जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई का होल स्क्वायर। बोलो ये होता है बेटा एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो क्या मैं बोल दूं फिर से मैंने जीएम और आर की वैल्यू से खुद से बच गया मैं, तो बोल दूं मेरे को मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू नहीं लिखनी पड़े, इसलिए मैंने आर कॉमन ले लिया, ताकि मेरे को क्या है ये पैरामीटर ही रख लिया मैंने, जीएम और आर स्क्वायर की वैल्यू 9.8, तो बोल दूं 9.8 रख के सोल्व कर दूंगा। अब मेरे को सिर्फ एच और आर के साथ डील करना, बाकी सबसे बच गया मैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता, आर कॉमन नहीं लेता, तो पूरा सोल्व करना पड़ता, और पूरा सोल्व करने में मेरे को पसीना आ जाता। बोलो Yes. बोलो मेरे बच्चों। अब देखो यहां से दो राह बनेगी, ए बच्चा अब यहां से दो राह बनेगी। सर क्या दो राह बनेगी, अभी ये फॉर्मूला कई किताबों में फॉर्मूला, कई किताबों में हाइट पर फॉर्मूला ये लिखा होता है जी नॉट और आसन 1 माइनस 2h बाई आर, और आपको भी यही पता होगा। बोलो हाइट के साथ जी ऐसे वेरी करता है। अब ये कैसे आया बताता हूं, अब ये कैसे आया बताता हूं। क्या मैं बोल दूं बच्चों, इसको ऊपर लूंगा तो पावर -2 हो जाएगी। देखो बच्चों इसको ऊपर लेंगे तो पावर -2 हो जाएगी। बोलो इसको ऊपर ले जाओ, तो बोल दो जी एट हाइट इज इक्वल टू बच्चों जी नॉट 1 प्लस h बाई आर की पावर -2, और मैं बोल दूं बाइनोमियल लगा दूं, 1 प्लस h बाइनोमियल लगा दूं, लेकिन बाइनोमियल अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। बाइनोमियल तभी लगेगी जब h इज मच लेस देन r हो, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में हाइट बहुत कम हो, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में हाइट बहुत कम हो। जैसे बता अर्थ की रेडियस कितनी होती है बेटा, बताओ अर्थ की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है। अर्थ रेडियस की अर्थ पता है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, अर्थ की पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। अब मैं बोल दूं अगर ये 6400 किलोमीटर है तो h बेटा 10 किलोमीटर भी चलेगा। 10 किलोमीटर हमारे लिए बहुत बड़े, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में मच्छर है। अगर मैं अर्थ के कंपैरिजन में देखो तो 10 किलोमीटर ही हो गया, यहाँ तक जाना, ये 10 किलोमीटर हो गया, क्योंकि इस साइज के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर 640 गुना कम। तो बोलो इस स्केल पर 10 किलोमीटर इतना सा होगा। बोलो Yes, sir. बेटा कई बच्चे सोच रहे हैं कि कम हाइट का मतलब जैसे हम बॉल उछालते हैं, बेटा हम जो बॉल उछालते हैं वो तो 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर, तो बोल दो उसके लिए तो मच्छर है, वो तो गिनते ही नहीं, हम जी 9.8 ही लेते हैं। याद है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जी 9.8 ही लिया, क्योंकि तुम जो खेलोगे ना अर्थ पे, बच्चों तुम जो खेलोगे वो तो अर्थ के सेंटर से दिखेगा ही, वो हाइट तो दिखेगी नहीं। मैं बोल दूं हमारी जो हाइट है, हम जो बॉल उछालते हैं वो तो बच्चों मच्छर है, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में मच्छर है, 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर बहुत कम है वो तो। बोलो तो हम तो 9.8 ही लेते हैं, हम तो जी में वेरिएशन लेते ही नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर हमने प्रोजेक्टाइल बॉल उछाली थी, हमने तो जी 9.8 ही लिया था, हमने तो हाइट के साथ वेरी नहीं करा। बेटा वो तुम्हारी हाइट के लिए वेरिएशन 0 है, तुम्हारी हाइट पे तो कोई वेरिएशन ही नहीं होता, तुम जो फेंकते हो वो। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, 6400 किलोमीटर से कंपेयर कर रहा हूँ। तो तू याद है बाइनोमियल तक लगती है जब ये 1 का 1 2 3 5% तक लगती है, तो मैं इसको 5% तक करूं तो मैं 6400 किलोमीटर का 5% तो बेटा लगभग 320 किलोमीटर होता है। 6400 का तो 5% 320 किलोमीटर होता है, तो मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर चले गए तब भी ये बहुत नेग्लिजिबल हाइट होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। 100 किलोमीटर ऊपर भी चले जाओगे तो भी नेग्लिजिबल हाइट मानूंगा उसको मैं। ओके हम बड़ी हाइट उसको मानेंगे, हम बड़ी हाइट उसको मानेंगे, हाइट के साथ वेरिएशन देख रहे तो हम बड़ी हाइट उसको मानेंगे। अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर चले गए, 6400 किलोमीटर ऊपर चले गए। अरे बोलो ये है बड़ी हाइट,
तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैं आप आगे करने जा रहा हूं। तो बोल दूं ए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बोल दो अगर h बहुत कम हो तो h बहुत कम का मतलब समझ गए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, दिस इज बहुत कम एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं बोल दूं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो याद है बाइनोमियल में पावर अंदर आ जाती है, तो फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला बन जाता है। और बच्चों सुनना ध्यान से, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से यूज करना बच्चों, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन से आया है। ये बारूद का ढेर है, करो यहां तक नोट करो, फिर मैं लिख रहा हूं, जल्दी नोट कर यहां तक, फटाफट नोट कर मेरे बच्चे। मैं डायरेक्ट लिखा था जितना टाइम है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने डेरिवेशन कराया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हाइट के साथ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं यहां से, क्योंकि बच्चा गलती करके आता है एग्जाम में। बताता हूं क्या गलती करता है, जल्दी नोट कर। तो बोलो एग्जैक्ट है फॉर्मूला, ये याद रखना, मैं तो राय देता हूं ये याद रखो। मैं तो आपको यही राय दूंगा एग्जाम में, ये याद रखो, इससे यहां तक खुद पहुंच जाना। अगर हाइट का हो तो तुम खुद यहां पे बाइनोमियल थ्योरम एग्जाम में हेड टू हेड लगा के आ जाना। इस फॉर्मूले को ये अभी बता रहा हूं, हटा दो बच्चों, हाइट के साथ वेरिएशन हटा रहा हूं। तो बोलो दो फॉर्मूले निकल के आए। अब सुनना बच्चों, ये वाला पोर्शन याद रखो, ये जो फॉर्मूला है बच्चों हाइट के साथ, जी बराबर जी बराबर जी नोट 1 माइनस 2h बाई आर। बच्चों इधर देख, ये बारूद का ढेर है, दिस इज बारूद का ढेर। क्या है बच्चों ये बारूद का ढेर। आप बारूद के ढेर पे बैठे हो, ध्यान रखना। अब मेरे बच्चे लाइटर हाथ में नहीं होना चाहिए तेरे, अगर तेरे लाइटर हाथ में होगा तो तू जल के खाक हो जाएगा। सर क्यों बोल रहे हो इसको ऐसा, बारूद का ढेर है लाइटर हाथ में नहीं होना चाहिए, बताता हूं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बारूद का ढेर है लाइटर हाथ में नहीं होना चाहिए, बताता हूं। क्योंकि मेरे बच्चे सुनना ध्यान से, हाइट कम होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों बारूद का ढेर, ध्यान रखना, ध्यान दे, एच आर के कंपैरिजन में कम है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, तभी लगेगा, ध्यान रखना। और अगर मैं बोल दूं आर कंपेरेबल टू एच कंपेरेबल टू रेडियस है, एच कंपेरेबल टू आर है, तो फिर कौन सा लगाओगे, तो ये, अरे बोल, तो बेसिक से कर लेना, लिखो तो बेसिक से ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला हर समय नहीं लगेगा, हर समय ये लगेगा, ये हमेशा लगेगा सदाबहार, सदाबहार, ये फॉर्मूला सदाबहार, वो बारूद का ढेर है सदाबहार। अरे बोलो ऑल टाइम हिट है, वो बारूद का ढेर है, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन करें, अभी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक सर, ओके सर। तो ये अब ये वैल्यू 9.8 है जी नोट, तो मैं बोलूं जी नोट को धड़ल्ले से 9.8 रखूंगा अर्थ की सरफेस पे। किसी और प्लेनेट की वजह से एक्सेलरेशन देखेंगे तो वहां अलग बात करेंगे, तो वहां उस प्लेनेट का सरफेस का जी आ जाएगा। ओके, करो नोट करो, हटा दूं। तो सर हाइट के साथ तो घटा जी, मैं बोलूं सरफेस से कम होता जा रहा है, जितनी हाइट पे जाओगे उतना नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा, जितनी हाइट पे जाओगे उतना नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो बोलूं जितना हाइट पे जाओगे उतना नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो जी घटेगा, जी घटता जाएगा, ध्यान रखना। ओके चलो, हाँ अब लिखो इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ, लिखो इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ। अभी हाइट का इफेक्ट देखा था, अब लिखो ड्यू टू डेप्थ। किस पर देख रहे हैं, जी पर, तो अब लिखो ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ में जाने पर भी जी कम होता है। सर कम क्यों होगा, तो बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ना चाहिए क्योंकि सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो बोलो आर कम हो रहा है, देखो बच्चे मेरा क्वेश्चन है आपसे, अब आप डेप्थ पे जा रहे हो, तो मैं बोलूं आप थोड़ा नीचे आ गए, तो बता जी बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। सर बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कम हो रही है आर। अरे बोलो, तो बोलो आर कम हो रहा है, देखो अंदर आ रहे हो। तो बच्चों अगर पी पॉइंट पर आ गए, डी डेप्थ पर पी पॉइंट पर आ गए, तो बोलो सेंटर की तरफ आ गए, तो आर कम हो गया, देखो। तो जी बराबर होता है बच्चों यूनिट मास पर फोर्स, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे आर कम होगा मैं बोलूं जी बढ़ना चाहिए। बोल बच्चे, सेंटर की तरफ आओगे तो जी बढ़ना चाहिए ना। लेकिन बच्चों जी बढ़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप सेंटर की तरफ आते हो आर तो कम होगा, मास भी तो कम होगा।
तुम अंदर आ जाएगा तो मैं बोल दूं इस वाले 1 किलो को खींचने वाला इफेक्टिव मास यही बचा है। तुम जैसे जैसे अंदर आओगे मैं बोल दूं इफेक्टिव मास भी घट रहा है, क्योंकि बाहर वाले मास तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 1 किलो को ये वाला मास उधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बाहर वाले मास तो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रो में समझाऊंगा ढंग से, यहाँ नहीं समझाना। इलेक्ट्रो में गोस अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, यहाँ तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। तो बोलते अंदर वाली इफेक्टिव अर्थ यही बचती, वस्तु तो ऐसे रट ले, अंदर मास कम हो गया, इफेक्टिव अर्थ छोटी हो गई। बोलो जो इफेक्टिव मास है वो यही रह गया। तो बोलूं पी पॉइंट पर अगर कोई मास रखता है तो खींचने वाला मास, उसको अट्रैक्ट करने वाला मास भी अंदर वाला ही रहेगा। तो बोलूं एम भी बदल गया, तो एम भी बदल छोटा हो गया और ये भी, तो मैं ये नहीं बोल सकता जी बढ़ेगा या घटेगा। और सोल्व करने पे पता पड़ता है जी घटता है, सोल्व करने में पता पड़ता है अंदर जाने पर डिस्टेंस तो कम होती है लेकिन मास का इफेक्ट ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि यार मास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी होगा। तो बोल दो अगर आप अंदर जाओगे तो स्मॉल आर कम होगा, तो बोल दो मास ज्यादा घटेगा, क्योंकि क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है मास। सेंटर से डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा इस स्फीयर का मास। बोलो छोटे स्फीयर का जितना आर कम होगा उतना छोटे स्फीयर का मास घटता जाएगा, क्यूब के प्रोपोर्शनल। और मैं बोल दूं जी की वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मास क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया, तो मैं बोल दूं दोनों का आर घट के एक आर ऊपर रह जाएगा। तो छोड़ो, इतनी बातें नहीं करनी। मैं बोल दूं जी एट डेप्थ, ये सब इलेक्ट्रो में प्रूव करूंगा। जी एट डेप्थ ये होता, बस ये याद कर ले। और मैं बोल दूं ये सदाबहार है, 1 - d/r, ये हमेशा लगता है क्योंकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। चल कर देता हूं, एक लाइन कर देता हूं, छोड़ो। चल यहाँ पे भी बता देता हूं। तो मैं बोल दूं अंदर मैं बोल दूं ये इफेक्टिव मास m डैश रह गया, तो चला जा। पी पॉइंट पर जी कितना होगा, जी एट पी पॉइंट, या मैं बोल दूं जी एट डेप्थ, चला रहा पूरा लिख रहा हूं जी एट डेप्थ। मैं बोल दूं जी एम डैश अपॉन 1 किलो पर फोर्थ, यहाँ 1 किलो रख दो तो जी एम डैश इंटू 1 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस आर स्क्वायर। बस अब ठीक है, एम की जगह एम डैश लिख दिया। हेलो हाँ, अब देखो इस एम डैश की वैल्यू कितनी आएगी, इधर देखो यहाँ पे इक्वेशन 1। अब एम डैश निकाल रहा हूं, मैं बोल दूं 4/3 पाई आर क्यूब, पूरी अर्थ का, पूरे प्लेनेट का, पूरी अर्थ का मास m है। आर रेडियस के पूरे मास का सॉरी पूरे प्लेनेट का मास m है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है पूरे प्लेनेट का, है पूरे अर्थ का। बोल हेलो। तो बता यूनिट का कितना होगा, तो बोल दो यूनिट का मास हो जाएगा बच्चों m/4/3 पाई आर क्यूब, जिसको तुम बोलते हो डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम के मास को तो डेंसिटी बोलते हो, ये आगे। अब बता m डैश कितना होगा, 4/3 पाई, अंदर वाले स्फीयर का मास निकाल रहा हूं 4/3 आई आर क्यूब का, इसका मास कितना होगा, बोल दो m डैश होगा। और वो कितना आ जाएगा, यूनिट वॉल्यूम का मास, एकांक आयतन का मास, एकांक आयतन का द्रव्यमान इनटू मेरे अंदर वाले प्लेनेट का मास, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो बोल दो 4 बार ये कट गया, तो बोल दो m/r क्यूब इनटू स्मॉल आर क्यूब। बोल मेरे बच्चे ये आ गया m डैश। अरे यूनिटरी मेथड लगा दिया, पूरी अर्थ का, पूरे प्लेनेट का मास है m, तो मैं बोल दो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब का मास हो गया m, तो एक का हो गया इतना, तो इतने का हो गया इतना। अरे इतने का इतना, एक का इतना, तो इतने का, इस वॉल्यूम का इतना। हमारे अंदर वाली अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, हमारे अंदर वाले प्लेनेट का वॉल्यूम कितना होगा आर रेडियस के, तो बोल दो 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो जितनी रेडियस उससे वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इसका आगे। तो बोल दो देखो तेरे सामने है, जो अंदर का मास है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। बोलो हेलो। Yes, sir. पुट इन 1, इसको इक्वेशन 1 में रखो, पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो बोल दो इक्वेशन 1 में रखते ही जी आ जाएगा। तो बोलो जी एट डेप्थ कितना है, तो बोल दो जी एट डेप्थ इज इक्वल टू, रखो वहां पे। तो बोलो यहां तक नोट कर, फिर मैं हटा रहा हूं इसको, नोट कर फटाफट, थोड़ा सा डिटेल में देख लो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर इफेक्ट हाइट डेप्थ के साथ, ये अपने अर्थ के लिए भी चलेगा और दूसरे प्लेनेट पे भी डिट्टो यही कट कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि सारे प्लेनेट स्फेरिकल ही रहते हैं। चलो हटाऊं। Yes, sir. तो इक्वेशन 1 में रख के सोल्व करा, इक्वेशन 1 में इसको रख के सोल्व करा, तो बोलो जी एट डेप्थ कितना आ जाएगा, तो बोलो जी m डैश की वैल्यू रखी m/r क्यूब इनटू स्मॉल r क्यूब अपॉन नीचे r स्क्वायर था ही सही, तो बोलो r स्क्वायर से r क्यूब कट गया, तो बोलो आ जाएगा बच्चों gm/r क्यूब इनटू स्मॉल r, ये आ गया जी एट डेप्थ। बोलो तो बोल दो अंदर आर के प्रोपोर्शनल, देखो जितना सेंटर से दूर जाओगे उतना ग्रेविटी बढ़ेगी, या मैं बोल दूं जितना कम या सेंटर की तरफ जाओगे, अंदर जाओगे डेप्थ में, उतनी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटेगा।
देखो जितना टूवर्ड सेंटर जाओगे उतना आर कम होगा तो जी घटेगा। तो बोल दो अंदर जाने पर भी घट रहा है, ऊपर जाने पर भी घटा था, अंदर जाने पर भी घट रहा है। तो बोल दो सरफेस पे मैक्सिमम होता है। हेलो, Yes, sir. हाइट पे जाने पर भी घटता है, डेप्थ पे जाने पर भी घटता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है जी। 1 किलो पर फोर्स हमेशा सरफेस पर मैक्सिमम होता है। ऊपर जाओगे तो घटेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर से दूर जा रहे हो। अंदर जाओगे तो सेंटर के पास तो जा रहे हो, लेकिन इफेक्टिव मास कम होता जाता है अंदर जाने पर। तो बोलो जी घटता जाता है। बोलो। अच्छा सुन, सर पर मजा नहीं आया। मैंने बच्चे से पूछा क्यों नहीं मजा आया, बोले सर इसमें स्मॉल जी नोट तो आया ही नहीं, जिसकी वैल्यू 9.8 हमने रटी की अर्थ की सरफेस पे। आजा ले आते। तो मैं बोल दूं जी एट डेप्थ को, मैं बोल दूं ये आर क्या होगा बच्चों, तो मैं आर में बोल दूं ये सेंटर से डिस्टेंस होगी, पूरे आर में से डी घटा दो, कैपिटल आर माइनस डेप्थ, तो मैं इसको आर माइनस डी लिख रहा हूं। तो जीएम अपॉन आर क्यूब, जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू में लिख दो आर माइनस डी। ये स्मॉल आर बराबर आर माइनस डी होगा। देखो सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस ऊपर से डेप्थ तक डी है, क्योंकि हमारे को एग्जाम में डेप्थ देगा। तो मैं सतह से कितनी गहराई पर गए वो देगा डेप्थ। तो बोलूं अगर मैं डी डेप्थ पे जाऊंगा तो सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस डी बचेगी, क्योंकि मैं सरफेस पे तब रेडियस के बराबर दूर था। अब डी अंदर चला गया तो मैं बोलूं सेंटर से आर माइनस डी दूर हूं। हेलो, Yes, sir. तो आ जाओ, आर माइनस डी रख दिया। अब आर कॉमन लो, आर कॉमन लेके काट दूंगा तो यहाँ आ जाएगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और मैं बोल दूं यहाँ आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर, और मैं बोल दूं ये जी नोट हो गया। देखो, अरे बोल, दिस इज जी नोट, सरफेस का जी है, किसी भी प्लेनेट के सरफेस का जी। बोलो बच्चों। Yes, sir. ये मैं बोल दूं इसमें कहीं कोई मैंने बाइनोमियल नहीं लगाई है। ये डेरिवेशन से देख ले, कहीं पे भी बाइनोमियल नहीं लगी, सब एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। फिर हाइट पर बाइनोमियल लगी थी, याद है? फॉर्मूला तो जी नोट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर आया था नीचे, याद है? जी नोट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर आया था, याद करो। फिर मैंने थोड़ी नेतागिरी करके एच का मान के और फलाना करके और बाइनोमियल लगा के जी नोट 1 माइनस 2 एच बाई आर किया था। तो मैं बोल दूं जी नोट 1 माइनस 2 एच बाई आर बारूद का ढेर है, लेकिन ये सदाबहार है। ऑलवेज एप्लीकेबल, लिख दो ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। अनकंडीशनल है, अरे बोलो अनकंडीशनल नाम है बेटा, ऑलवेज एप्लीकेबल, कोई शर्तें नहीं है इसमें, हमेशा लगा हुआ। उसमें कंडीशंस थी, हाइट कम हो तो फलाना होगा, हाइट ज्यादा हो तो दिमाग का होगा। बोलो, वहां बारूद का ढेर था। तो मधुर सुनो, तो मधु इधर देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या क्या सीखा वो देख लेते। मैं बोलता हूं मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जितनी भी रामायण मैंने दिखाई है फास्ट फास्ट, उसमें जी सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सरफेस पर, जी सतह पर मैक्सिमम। किसी भी प्लेनेट की बात कर लो, बात अर्थ की नहीं, किसी भी प्लेनेट की बात कर लो, जी सतह पर मैक्सिमम। ओके, हाइट बढ़ो चाहे डेप्थ बढ़ो, चाहे गहराई पर जाओ, ये डेप्थ बढ़ो का मतलब क्या गहराई पर जाना। तो मैं बोलूं चाहे हाइट पर जाओ चाहे डेप्थ पर जाओ, मैं बोल दूं जी कम होता है, जी घटता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोलूं सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ठीक सर। अच्छा आप सुनना, देख, मैं बोल दूं जी हाइट बराबर जी नोट 1 माइनस 2 एच बाई आर। ओके, बारूद का ढेर, बारूद का ढेर, ये बारूद का ढेर है, अगर यहाँ पे तेरे थोड़ी भी मिस्टेक कर दी बर्बाद है। ओके, और मैं बोल दूं जी एट हाइट इज इक्वल टू जी नोट, जी एट हाइट इज इक्वल टू जी नोट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। मैं बोल दूं इट्स ओके, ये सदा बाहर है। बोलो ये हमेशा लगेगा। हाइट वाला फॉर्मूला मैं तो इसको ज्यादा अच्छा मानता हूं। ओके, हेलो, Yes, sir. और डेप्थ का ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। ये हो गया हाइट के साथ और ये हो गया डेप्थ के साथ। ये 4 पॉइंट सीखे मैंने अभी तक, हाइट डेप्थ। चले आगे, चले, चलो फोटो क्लिक कर, फटाफट फोटो क्लिक कर। लिख लिया, कर लिया, चलो। तो सब समझ में आ गया।
अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा भी खत्म। हाँ, इफेक्ट ऑन जी देख रहे अपन, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। पृथ्वी के आकार के कारण, आकार के कारण, आकार के कारण, शेप मतलब आकार के कारण। क्या अर्थ स्फेरिकल होती है बच्चों? परफेक्ट स्फीयर है अर्थ? नो सर। तो मधु ए सुन ले, ए बेटा सुन ले, हमारी अर्थ परफेक्ट कौन है रे? परफेक्ट स्फेरिकल। ये थोड़ी सी प्लेनेट पर, थोड़ी सी पोल्स पर चलती है, थोड़ी सी इलिप्टिकल है। हेलो, मैं बोल दूं थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी इलिप्टिकल है। मैं बोल दूं ये पोल्स, ये पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस, और बोल दूं ये इक्वेटर है, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा ये ध्रुव। बोलो पोल्स मतलब ध्रुव, ठीक है? पोल्स, ठीक है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके चलो आ जाओ। तो मैं बोलूं इधर देखो, बताओ यहाँ पे रेडियस ज्यादा है यहाँ पे। अब मैं बोलूं मास तो पूरा काम आ रहा है, देखो अर्थ का, अर्थ का मास तो पूरा काम आ रहा है, GM अर्थ, ठीक है? अब 1 किलो यहाँ रखा मैंने, 1 किलो यहाँ रखा और 1 किलो यहाँ रखा, बता यहाँ पे ये हो गया अर्थ की यार रेडियस, देख सुन, ये पोल की रेडियस हो गई और ये इक्वेटर की, बता कौन सी रेडियस छोटी है? मैं बोलूं इक्वेटर से पोल की रेडियस छोटी है, देखो पोल थोड़ा चपटा देख। हेलो, तो मैं बोल दूं यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, GM/r² से। तो मैं बोल दूं पोल की रेडियस कम है, इधर देख, रेडियस ऑफ पोल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, तो बोल दूं G at पोल विल बी ग्रेटर देन G at इक्वेटर। ध्यान रखना, इक्वेटर से पोल पर G ज्यादा होता है, विश्वत रेखा से पोलों पर या ध्रुवों पर G की वैल्यू ज्यादा होती है, G स्लाइटली ज्यादा होता है पोल पर। पोल पर, ध्रुव पर जाने पर हम ज्यादा वेट महसूस करते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे हमारा वेट बढ़ेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे वेट ज्यादा बढ़ेगा। आपको पोल पर मेहनत करना मुश्किल होगी, पोल पर काम करना मुश्किल होता है क्योंकि पोलों पर जी ज्यादा होता है, हमारा वेट ज्यादा महसूस करते हैं, ओके? तो थकते जल्दी वहां पे काम करते वक्त। यस सर। हेलो, पक्का? यस। हाँ, तो बोलो बच्चों पोल पर रेडियस कम, तो बोल दो जी ज्यादा, क्योंकि रेडियस कम होगी जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि चूंकि जी बराबर होता है बच्चों GM/r², तो बोल दो जितनी रेडियस कम होगी उतना, जितना r कम होगा उतना जी ज्यादा होगा। खत्म मेरे बच्चों, जितनी छोटी रेडियस उतना ज्यादा जी। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक से, तो सर समझ में आ गया। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी, तो हाइट, डेप्थ और ये देख लिया। चलो सर, चले आगे। अब सुनो, अब अर्थ के रोटेशन की वजह से भी देखना है, लेकिन मैं रोटेशन को थोड़ा सा अलग रख रहा हूं क्योंकि उसको और डिटेल में बात करूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता हूं क्योंकि ज्यादा थ्योरी पढ़ते तो बोर हो जाते लगातार, ठीक है? तो अब थोड़ा क्वेश्चन करते जो पढ़ा उस पे, उसके बाद अपन रोटेशन की वजह से इफेक्ट देखेंगे, ओके? तो अभी अपन ने जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन करते, आ जाओ। सुनना, एक आदमी का अर्थ की सरफेस पर वेट, अर्थ की सरफेस पर वेट W1, हिल स्टेशन पर या हाई एल्टीट्यूड पर W2 एंड माइंस में डेप्थ पर माइंस में W3। तो बताओ कंपेयर करो कौन सा ज्यादा होगा? हाई हिल स्टेशन पर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर W2, सरफेस पर W1 और माइंस के अंदर, घड़ी माइंस के अंदर W3। बताओ कंपेयर करो। हेलो, तो मधु W1 मैक्सिमम होगा, उससे हिल स्टेशन वाला भी कम होगा और मैं बोलता हूं माइंस वाला भी कम होगा, लेकिन मैं माइंस वाले और हिल स्टेशन को कंपेयर नहीं कर सकता। बोलो बोल मेरे बच्चे,
Sir. समझ में आ गई ये? Yes, sir. चलो जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा फास्ट। तो सर समझ में आ गया, तो बच्चों वाली बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुन, ये तो देख, for same value of g, for same value of g, for same value of g, relation between h and d, a, h equal to 2d, b, d equal to 2h, c, h equal to d या d, कांड से बोलो बोलो बच्चों, हाँ बोलो। तो मैं बोल दूं ए दोनों फॉर्मूले लगाओ, तो जैसे मैंने सॉल्यूशन कराए थे देख, मैं बोल दूं एट हाइट और एट डेप्थ जी सेम करने के लिए ये फॉर्मूला था, और याद है हाइट के साथ भी जी कम होता है। ए देखो सुनना, अगर मैं सरफेस से ऊपर जाता हूं, एज वी मूव एट हाई एल्टीट्यूड और लो डेप्थ या एट डेप्थ, तो मैं बोल दूं दोनों में जी कम होता है, और अगर दोनों का जी सरफेस से कम होगा तो मे बी इक्वल। आप अगर हाइट पे जाते हो तो भी जी घटता है, डेप्थ पे जाते हो तो भी जी घटता है, तो यस देयर मे बी चांस की दोनों जी इक्वल आ जाए, तो मैं दोनों जी इक्वल करता हूं। सुनो, सरफेस में 9.8, हाइट पे क्या 9.7 आ गया, तो मैं बोलूं किसी डेप्थ पर तो वापस 9.7 आएगा। अपने को वो दोनों इक्वेट करके बराबर करके निकालनी है कि कितनी हाइट और कितनी डेप्थ पर जी की वैल्यू सेम आती है। चलो आ जाओ, तो मैं बोलूं डेप्थ के साथ जी ऐसे वेरी करता है, बोलो, और हाइट के साथ ऐसे वेरी करता है, और डेप्थ के साथ ऐसे वेरी करता है, तो दोनों के फॉर्मूला याद है। हाइट के साथ जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर होता है, और डेप्थ के साथ जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर होता है। दोनों को स्प्लिट करा, जी नॉट से जी नॉट कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, इधर उधर लाओ, तो मैं तो अंदर कंपेयर करो, सीधा कंपेयर करो ना बच्चों, सीधा कंपेयर करो, तो मैं तो बाहर वाली चीज एक जैसी, अंदर वाले एक जैसा, मैं बोलूं ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो मैं तो d बराबर 2h इज द आंसर, तो मैं तो d बराबर 2h। हाइट की डबल डेप्थ पर जी सेम आता है। आप अगर 5 किलोमीटर हाइट पे जाते हो तो 10 किलोमीटर डेप्थ पे जाना पड़ेगा सेम जी के लिए। 5 किलोमीटर हाइट पर जाते हो तो 10 किलोमीटर डेप्थ पे गहराई पे जाना पड़ेगा। बोलो Yes. बेटा, इस बात का क्या मतलब हुआ? डेप्थ इज ट्वाइस ऑफ हाइट, जितनी हाइट पर जाते हो उसकी डबल डेप्थ पर जाओगे। बोलो Yes, sir. अच्छा, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, आंसर गलत है। आंसर इस कांड से। सर अभी आपने खुद नहीं तो सोल्व कराया और आप खुद ही बोल रहे हो कांड से, आप खुद क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आप खुद ही बोल रहे हो गलत है। हमें तो समझ में भी आ गया सर, बताता हूं बेटा, इसी को तो बोलते कंसेप्ट का हिला हुआ होना। सर कैसे बताता हूं, सुनना, एक बात बता, तेरे रिलेशन वो रिलेशन पूछा, वो हाइट और डेप्थ पूछी जहां पे जी इक्वल हो, सेम वैल्यू ऑफ जी निकालनी थी। क्या बात बता, ये दोनों फॉर्मूले हमेशा लगा सकते हो क्या? ये सदाबहार फॉर्मूले क्या? मैं बोलता हूं ये बारूद का ढेर था, ये बारूद का ढेर था जिसने तेरे को बर्बाद कर दिया। देख मैंने कहा था ये आपको तबाह करके रख देगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। तेने दोनों फॉर्मूले ये कैसे लगा दिए? हाउ कैन यू से कि हाइट के साथ जी ऐसे वेरी करता है? कहीं हाइट दी आपको यहाँ पे? कहीं बोला है कितनी हाइट पर गए? क्या ये फॉर्मूला में तब लगा सकता हूं? क्या ये फॉर्मूला में तब लगा सकता हूं जब जी की वैल्यू g/4 हो गई, सरफेस का 1/4 हो गई? नहीं, क्योंकि सरफेस का 1/4 तो बहुत ज्यादा हाइट पर होगा, और बहुत ज्यादा हाइट पर ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। ओके Yes, sir. बच्चों समझ में आ गई गलती? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल हाइट। तो बोलते गलत क्यों है? यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, ये फॉर्मूला तब लगेगा। This formula is applicable. This is applicable. This is applicable. Applicable only for small height. Only for small height. छोटी छोटी ऊंचाइयों के लिए small height. छोटी छोटी ऊंचाइयों के लिए ही लगेगा। तो मैं बोलती हूँ h बराबर 2d वाला रिलेशन या d बराबर 2h वाला रिलेशन तभी वैलिड है जब आप 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक जाओ। अगर आप 3200 किलोमीटर हाइट पर चले गए, 3200 किलोमीटर ऊंचाई पे चले गए, तो उसकी डबल डेप्थ में मत चले जाना, नहीं तो जी जीरो मिल जाएगा। अगर आप 3200 किलोमीटर हाइट के डबल डेप्थ पर चलेगा तो जी जीरो मिल जाएगा। बोलो बोलो बच्चों, हेलो। Yes, sir.
बेटा आप 3200 किलोमीटर हाइट के लिए नहीं लगा सकते। 3200 क्यों? क्योंकि ये स्मॉल हाइट के लिए ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइट की डबल डेप्थ ये तभी होगा। बोलो। चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। यहां पे नोट करो। तो मैं बोल दूं कान से, मैं बोल दूं ओनली फॉर, ये वाला रिलेशन कब होगा? ओनली फॉर स्मॉल हाइट। वैलिड, दिस इज वैलिड, वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल हाइट। सिर्फ छोटी छोटी ऊंचाई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में कम ऊंचाई के लिए वैलिड होगा। अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में कम हाइट के लिए वैलिड होगा मेरे बच्चों। करो, नोट करो, नोट कर, फिर क्वेश्चन करते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताइए मैंने। बच्चा गलती करके आ जाता है, d बराबर 2h रख के चला जाता है। ये तब लगता है जब छोटी हाइट हो। चलो चले आगे। ओके सर। बेटा क्वेश्चनों से ही तो थ्योरी क्लियर होती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी थ्योरी मस्त होगी आपकी। थ्योरी रटने से कुछ नहीं होता बच्चों, क्योंकि थ्योरी रटने से आपको ये थोड़ी पता पड़ता है कब लगेगी कब नहीं लगेगी, क्या मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन आपकी थ्योरी को अच्छे से क्लियर करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हाइट के साथ जी के वेरिएशन को शो करता है? हाइट के साथ जी को सही रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, हाइट के साथ जी को। ए बच्चों माइक ऑफ कर दो, नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा आपको। बिना अक्कल वाले बच्चे क्लास में नहीं चाहिए मेरे को। सिर्फ अक्कल वाले बैठो, जिनमें अक्कल नहीं वो लीव करके चले जाओ। हाँ बोलो, कौन सा हाइट के साथ जी को रिप्रेजेंट करता है या जी के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है? अभी पढ़ाया पूरे रामायण गई मैंने। मैं बोल दूं, मेरा आंसर तो डी आ रहा है। ये भी और ये भी, दोनों फॉर्मूला राइट है। बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या टिक करोगे? और आया हुआ है। हेलो, अब बोलो आंसर क्या होगा? ये गलत है बच्चों, आंसर 1 होगा सिर्फ। सर क्यों होगा? आपने ही तो ये फॉर्मूला लिखाया था, याद है? मैंने लिखाया था तो बारूद का ढेर लिखा था साथ में। ये बारूद का ढेर है। मैं बोल दूं ये तभी होगा। सुनना, कई बच्चे इसको सही फॉर्मूला मान लेते हैं। बेटा दिस इज डमी फॉर्मूला। ये तभी लगता है जब हाइट नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। जैसे 64 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर तक चलेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर लगभग 1.5% होगा अर्थ की रेडियस का, तो चलेगा 100 किलोमीटर तक। ओके बेटा, याद है बाइनोमियल थ्योरम से आया था, याद कर, पूरा डेरिवेशन कराया था। जल्दी में था तो भी डेरिवेशन कराया। तो मैं बोलूं क्योंकि मुझे बताना था वो बाइनोमियल थ्योरम से आता है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। ये हर समय नहीं लगता है, इनफैक्ट ये तो गलतियां करवाता आपसे एग्जाम में। तो मैं बोल दूं ये सिर्फ स्मॉल हाइट के लिए लगता है। यह सिर्फ स्मॉल हाइट के लिए, यह सिर्फ स्मॉल हाइट के लिए लगता है, स्मॉल हाइट के लिए। समझ गए बच्चों? देखो बार बार गलती हो रही है। ओके, हेलो, हाँ करो, नोट करो। हटा दूं? हाँ अब सुनना बच्चों, फास्ट चलना मेरी मजबूरी है, नहीं तो सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ोगे पूरे साल। हाँ इधर देखो,
At what height? At what depth? At what depth? G will be same. G will be same as G8. G8 height H बराबर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जो G है वो कितनी डेप्थ पर मिलेगा? A. B बराबर 5 किलोमीटर, B बराबर 20 किलोमीटर, C D बराबर 10 किलोमीटर या D कांड से, या चलो कांड से जो B बराबर 30 किलोमीटर। बोलो हाइट और डेप्थ में क्या रिलेशन होता है? क्या मैं बोल दूं? पहले सुनो मेरी बात, क्या मैं बोल दूं ये हाइट नेग्लिजिबल है? देखो 10 किलोमीटर इज मच्छर है एज कंपेयर टू 6400। 6400 के कंपैरिजन में मच्छर है। अरे यार लेस देन 1% है बच्चों, आधा परसेंट भी नहीं है, आधे परसेंट से भी कम है। बोलो तो मैं बोल दूं बारूद का ढेर वाला जो फॉर्मूला था, जो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला था, वो वैलिड है? अरे बोलो तो देख इसको थोड़ा तमीज से लिख रहा हूं। मैं बोल दूं H is much less than R, hence यही कारण है, hence G8 height is equal to G0 1 minus 2H by R is valid. This formula is valid. 2H by R is valid. अरे बोलो मेरे बच्चों, मैं बोल दूं ये जो बारूद का ढेर जिसको मैं बार बार बोल रहा था अब वो लगेगा, क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आई एम 100% सेटिस्फाइड कि ये फॉर्मूला अब लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइट कम है। तो पहले मैंने चेक करा अच्छे से कि ये फॉर्मूला लगा सकता हूं नहीं लगा सकता हूं। यस आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। बोलो हेलो। यस सर। हाँ, और मैं बोलूं दिस इज सदाबहार फॉर्मूला G एट डेप्थ, दिस इज सदाबहार फॉर्मूला G0 1 minus D by R, दिस इज सदाबहार। ये तो हमेशा लगता है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब दोनों G को इक्वल करो हाइट और डेप्थ पर, तो मैं बोलूं गिवन पूछा क्या है, दोनों इक्वल करो तो GH बराबर GD। हाइट और डेप्थ का G इक्वल करना था और दोनों को बच्चों इक्वल करा, तो मैं बोलूं क्या आ जाएगा, तो अब आ जाएगा D बराबर 2H। तो ये रिलेशन कब लगता है समझ आ गई? D बराबर 2H कब लगता है? जब दोनों फॉर्मूले यूज कर पाओ। कब कर पाता हूं? कम हाइट के लिए। डेप्थ वाला तो ओके, डेप्थ वाला तो कभी भी यूज करो, हाइट वाला कम हाइट के लिए। ओके तो मैं बोल दूं 10 किलोमीटर का डबल आंसर आएगा, तो बोल दूं आंसर इज 20 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डबल इज 20 किलोमीटर आंसर। ओके ओके सर। यस सर। करो नोट करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लेना बेटा, कम हाइट के लिए लगता है। चला आगे थोड़ा फास्ट चलो। हाँ लास्ट 2 क्वेश्चन आज के। हाँ R/4 डेप्थ पर चले जाए अर्थ के लिए अर्थ पर हमारी अर्थ पर धरती माता अर्थ पर G कितना होगा? कितना? इतनी डेप्थ पर R पर G R बराबर अर्थ के लिए रेडियस के 1/4 डेप्थ पर G कितना होगा? अर्थ की रेडियस की 1/4 डेप्थ पर, अर्थ की रेडियस की 1/4 डेप्थ पर G कितना होगा? बोलो तो बोलो G की वैल्यू सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं देख बेटा, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो बोलो तो बोलो G एट डेप्थ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो डेप्थ पर फॉर्मूला कितना होता है G का? बच्चों मुझे सरफेस का रटा हुआ है 9.8, मैंने सरफेस का रट रखा है 9.8, मैंने सरफेस का रट रखा है 9.8 या राउंड फिगर में 10। तो बोलो डेप्थ पे कितना होगा? चलो इसको बाई 2 कर दो रेडियस की आधी डेप्थ पर, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो बोलो क्या लिखूं? बोलो अच्छा फॉर्मूला क्या होता है डेप्थ? G0 1 minus D by R। बोलो डेप्थ पे जाने पर G कैसे वेरी करता है सिखा रखा मैंने। G0 1 minus D by R। बोलो G0 काम में ले लिया देख,
सरफेस वाला जी। बोलो बच्चों, हेलो। Yes, sir. तो रखो, ए जी नोट हो गया बच्चों 9.8, और मैं बोलूँ 1 माइनस डी की वैल्यू r/2 दी हुई है, और मैं बोलूँ r/2 से r कट गया तो 1/2 आ जाएगा अंदर। ए 1 माइनस 1/2 1/2, तो बोलूँ दिस इज 4.9। बोलो बच्चों, तो ये डेप्थ के साथ जी आ गया। Yes, sir. बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. अच्छा सुनो, ए इधर देखो, हटा दूं इसको, हटा दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक एम मास के ऑब्जेक्ट को, एक एम मास के ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाए, मून पर ले जाए, तो मास ए 6 टाइम्स, कितना 6 टाइम्स हो जाएगा, बी 1/6 हो जाएगा, सी 1/36 टाइम्स, डी नन। बोलो बच्चों, तो बोल दू ए मून पर जाओगे तो बोल दू 1/6 हो जाता है। No, sir. ए बच्चा जल्दी जल्दी में सुनो, बच्चा जल्दी जल्दी में एग्जाम में बस रट लेता है, मून पर जाते हैं 1/6। अरे क्या 1/6? तो मून पर जाने पर मून की ग्रेविटी 1/6 होती है अर्थ के कंपैरिजन में। तो मैं बोलूं मास, मास तो अमाउंट ऑफ मैटर होता है बच्चों। मैं बोलूं मास तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास तो अमाउंट ऑफ मैटर है। अमाउंट ऑफ मैटर थोड़ी चेंज होता है बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक बात बता, एक बॉल को मून पे ले जाओगे तो बॉल ही रहेगी। टेनिस बॉल मून पे ले जाओगे तो टेनिस बॉल रहेगी, फुटबॉल थोड़ी बन जाएगी। ओके, तो क्या मैं बोल दूं मास सेम रहेगा। तो मैं बोल दूं ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, वेट जी एट मून 1/6 हो जाता है, अर्थ का 1/6 हो जाता है, पर मास सेम रहेगा। ध्यान दे, मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, मास थोड़ी बदलता है, मास सेम रहेगा, मास थोड़ी बदलता है, मास थोड़ी बदलता है, मास नहीं बदलता, ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ मैटर है वो तो फिक्स रहेगा। तो वो तो सेम। चौथा ऑप्शन दे रहा हूं, विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। अरे मैंने इसलिए नहीं दिया कि हिंट मिल जाता तुम्हारे। तो कई बच्चे जो m/6 टिक कर रहे थे वो, हाँ, तो मैं बोलूं मास अब यहाँ पे लिख दो 6m, m/6, बोलो m/36, और विल रिमेन सेम m। तो बोल दो आंसर विल रिमेन सेम। तो मास वही रहता है। हाँ, अगर मैंने वेट पूछा होता तो एक एम मास के ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाऊं तो वेट बोलो, वेट। अब बताओ। 1/6. हाँ, वेट 1/6 हो जाता क्योंकि जी 1/6 हो जाता। तो बोल दो हाँ, मून दम कम लगाता है अर्थ के कंपैरिजन में। तो एक एम मास का ऑब्जेक्ट मून से ज्यादा अर्थ पर वेट महसूस करता है। ओके, करो नोट, Yes, sir. करो नोट करो। चला आगे। Yes, sir. हाँ, इधर देखो, 1 kg शुगर को इक्वेटर विश्वत रेखा इक्वेटर से पोल पर ले जाए, पोल की ओर ले जाए, पोल की ओर, टुवर्ड्स पोल जा रहे हैं, पोल की ओर ले जाए, टुवर्ड्स पोल ले जाए, इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल ले जाए। ए बोलो, तो शुगर का मास बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बी मास घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा, सी सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, डी कांट से। बोलो क्या होगा? इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं। अब बच्चे क्या सोचता पता है? ओहो, पोल पे जा रहे तो बढ़ेगा। अरे पोल पे जा रहे तो वेट बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, मास तो वही रहेगा। फिर वही बात, मास तो सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, वेट बढ़ेगा।
ये शुगर का वेट बढ़ेगा। मैं बोलूं मास सेम रहेगा, मास सेम जो ध्यान में मास सेम रहेगा। हाँ वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। ए मास तो सेम रहेगा, वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जी बढ़ेगा, क्योंकि जी पोल पर ज्यादा होता है, क्योंकि जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। ए पोल पे जाने पर ग्रेविटी तगड़ी होगी, और ग्रेविटी तगड़ी होगी तो वेट बढ़ेगा, mg बढ़ेगा, जी वही रहेगा। बोलो मास वही रहेगा। सॉरी बोल मेरे बच्चे। ए बेटा, ए मेरे बच्चे, तू इक्वेटर और पोल दो जगह, तो बोल दो एम मास तो एम ही रहेगा, 1 किलो शुगर तो 1 किलो ही रहेगी। 1 किलो शुगर तो 1 किलो ही रहेगी। बोलो एम मास तो एम ही रहेगा मेरे बच्चे, मास थोड़ी बदलता है। मास इज फंडामेंटल है उसकी मेटल की प्रॉपर्टी। मैं बोल दो mg बदलेगा, यहाँ पे m एट जी mg इक्वेटर लगेगा वेट, तो यहाँ का जो वेट होगा इक्वेटर पे वो mg g इक्वेटर का लूंगा, और मैं बोल दूं यहाँ पे जो वेट होगा पोल पे वो m इंटू जी पोल होगा, m इंटू जी पोल। तो बोल दूं पोल का जी ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा। बोलो पोल का जी ज्यादा तो वेट भी पोल पे ज्यादा होगा। खत्म? पक्का बच्चों? चलो अगले टर्न पे इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।